बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी जो हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं अगेन 7707। अच्छा, ये जो पेपर 2 हम करने जा रहे हैं आज, ये वेरिएंट 3 से हम करने जा रहे हैं। बच्चों के दिमाग में अक्सर ये बिठा दिया जाता है कि वेरिएंट 3 के जो पेपर होते हैं वो मुश्किल होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। सारे पेपर बिल्कुल सेम लेवल के ऊपर बनाए जाते हैं। ये सब आपका दिमागी फतूर है, तो इसको आप निकाल दें दिमाग से। अभी जो पेपर है हम जो करने जा रहे हैं दैट इज नवंबर 2020, और 1 घंटा 45 मिनट इसके लिए भी आपको दरकार होंगे, और उसके अंदर अंदर हमें खत्म करना होगा पेपर। ठीक है। अच्छा जी, अभी जब हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर, तो ये सब समझ लें कि 8:20 हो रहे हैं। चले, नाम पता लिख लेते हैं पहले अपना। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाई एग्जामिनर हमसे क्या बोल रहा है, सवालों के अंदर क्या बातें कर रहा है। एक सेकंड रुकना है यार ये। चले शुरू करें हम लोग। चलो यार देखते हैं। निकाल लो पहले तो पेपर यार। अच्छा, जो पहला क्वेश्चन है, ओके बेटा स्टार्ट कर रहा हूँ सब। ओके, पहले क्वेश्चन के अंदर एक तो डेप्रिसिएशन का सवाल है। ओके, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन इस बार आया है डेप्रिसिएशन के ऊपर। ठीक है, चलो भाई देखते हैं सवाल को। कैलकुलेटर्स निकाल लेना, कैलकुलेटर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और पढ़ रहा हूँ सवाल को, देखो सबसे पहले क्या बोलता है। नंबर 1, S owns a business selling ladies clothing. She maintains a system of double entry bookkeeping. ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये डबल एंट्री बुककीपिंग बना रहे हैं। बोलते हैं द फॉलोइंग अकर्ड ड्यूरिंग सितंबर 2020। तो भाई कुछ ट्रांजैक्शन हुई जो कि आपके सितंबर 2020 के अंदर हुई है। देखते हैं। नंबर 1, purchase a motor vehicle on credit from Sharpie Motors 6350. Number 2, Ruhi, a credit customer, was declared bankrupt और owing सारा 1200 रुपए। The debt is to be written off। ठीक है, दो काम हो गए। एक इन्होंने उधार पे मोटर व्हीकल खरीदी है, और एक इन लोगों ने उधार पे वो सॉरी और एक इनका बैड डेट हुआ है सवाल के अंदर। रिक्वायर्ड के अंदर देखते हैं, तो रिक्वायर्ड में बोलता है सबसे पहले प्रिपेयर journal entries to record the above transactions, narratives are not required। ओके, तो भाई पहली एंट्री में क्या हुआ था, आपने मोटर व्हीकल खरीदी थी, तो मोटर व्हीकल डेबिट हो जानी चाहिए। एंट्री बना लेते हैं पहले, तो ये बच्चों वाला काम है। मोटर व्हीकल कितने की खरीदी थी इन्होंने, 6350 की, और खरीदी किससे थी, पेबल शार्पी। ठीक है, आगे आ जाए। आगे बोलता है रूही एक कस्टमर थी जो कि एक बेडेड हो गया। तो बेडेड हो जाना एक एक्सपेंस है, 1200 रुपए का बेडेड हुआ है, तो हम पहले बेडेड रिकॉर्ड कर लेते हैं। बेडेड रिकॉर्ड करने के लिए बेडेड डेबिट हो जाएगा। मैं एक लाइन छोड़ के एंट्री बना रहा हूँ। इररिकवरेबल डेट्स डेबिट कर देंगे 1200 रुपए का। और जो आपका कस्टमर था, और ये ट्रेड रिसीवेबल जो रूही है वो क्रेडिट हो जाएगा 1200। ठीक है, तो ये हम लोगों ने छोटी छोटी दो एंट्रीज बनाई पेपर में, हम आगे बढ़े। अच्छा, अब सवाल है पूरा, सवाल को बड़ा ध्यान से देखिएगा। हर एक चीज सवाल के अंदर इंपॉर्टेंस रखती है। जब डेप्रिसिएशन का सवाल हो तो सबसे पहला काम तो आपके दिमाग में ही आना चाहिए। वैसे तो मैं आपको बोलता हूँ कोई भी टॉपिक हो,
तो आपके दिमाग में सबसे पहला ये काम आना चाहिए कि आप बिजनेस का फाइनेंशियल पीरियड देखें, अकाउंटिंग ईयर देखें कि उनका अकाउंटिंग ईयर क्या है। अच्छा, बोलता है, सवाल को देखिएगा, एस इज प्रिपेयरिंग हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2020। ओके, तो भाई ये जो इनकी क्लोजिंग है वो कब होती है? 30 सितंबर को होती है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं 30 सितंबर क्लोजिंग है तो ओपनिंग की डेट क्या होनी चाहिए बिजनेस में? 1 अक्टूबर 2019 अगर 30 सितंबर 20 क्लोजिंग है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर बोलता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर फिक्चर्स एंड फिटिंग। तो ये फिक्चर फिटिंग की कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। मुझे ये लगता है ये मैं एक दफा टेस्ट में ये सवाल दे भी चुका हूँ, शायद आप लोगों को दिया है, किसी और को दिया है। 2019 1 अक्टूबर को कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो इंफॉर्मेशन क्या है? सबसे पहले बोलता है फिक्चर्स एंड फिटिंग एट कॉस्ट 28,600 और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ओपनिंग कितने की है? 6150 की। यानी कि अगर आप नोटिस करें तो साल के शुरू में जो मेरा एसेट थे, जो मेरे फिक्चर फिटिंग्स थे, वो कॉस्ट रखते थे 28,600 और वो अब तक जो पिछले तमाम सालों में डेप्रिशिएट हुए वो अब तक 6185 के डेप्रिशिएट हुए थे। अगर मैं इन दोनों को आपस में नेट कर लूं, इन दोनों को अगर मैं आपस में सबट्रैक्ट कर लूं तो मेरे पास जो है वो नेट बुक वैल्यू भी आ जाएगी। क्लियर? ठीक है, कॉस्ट माइनस पीएफडी नेट बुक वैल्यू होती है। अच्छा, आगे बोलता है ऑन 31 जनवरी 2020। अच्छा, क्या ये इसी अकाउंटिंग पीरियड की बात कर रहा है या किसी और अकाउंटिंग पीरियड की बात कर रहा है? 31 जनवरी 2020, क्या 31 जनवरी 2020 इस अकाउंटिंग पीरियड में फॉल करेगा? यस, तो इसका मतलब इसी साल की और बात कर रहा है। वो बात क्या करता है? बोलता है इसने इस दिन एक फिक्चर्स को बेचा है और उन फिक्चर्स को बेच के जो इसको पैसा रिसीव हुआ है वो 1150 रिसीव हुआ है। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि बेटा ये मेरी सेल प्रोसीड है? यानी कि एक मेरी कैपिटल रिसीट है मेरी, ठीक है, और इतने का ये एसेट बिका है। ठीक हो गया। आगे वो बोलता है द फिक्चर्स हैड बीन परचेज्ड ऑन 1 फरवरी 2018 और 1500 रुपए। बोल रहा है कि आपने 2018 में इनको खरीदा था और आज 2020 में आप इनको बेच रहे हैं, और ये जब आपने खरीदा था तो इनकी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो 1500 की कॉस्ट थी। ठीक है, बात समझ आती है? आगे सर, आगे वो बोलता है 31 मार्च। अब वो 31 मार्च की बात कर रहा है। बोलता है परचेज अ न्यू फिक्चर्स पेइंग बाय चेक। तो इन्होंने एक फिक्चर्स भी खरीदे हैं और चेक के थ्रू इन्होंने नया एसेट खरीदा और वो कितने का खरीदा? 3500 रुपए का। यानी कि इसका मतलब सवाल के अंदर दो काम हुए हैं इस पूरे साल, एक एसेट बिक गया और एक एसेट खरीद लिया गया। इसके अलावा और कुछ मुझे नजर नहीं आया। अच्छा, फिर उसके बाद आगे देखें तो बोलता है कि भाई जो S policy is to provide depreciation on fixture and fitting at 10% per annum। यानी कि उसकी जो पॉलिसी है वो क्या है? 10% से डेप्रिशिएट करेगा एसेट को यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, तो आरबीएम का फॉर्मूला क्या होता है? नेट इनटू रेट। तो हमारे पास आता क्या है? ये अप्लाई करके रेट एज परसेंटेज। ठीक है, एनुअल डेप्रिसिएशन, पूरे साल की डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन। क्लियर? आगे आ जाए तो बोलता है अ फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट डन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। तो ईयर एंड पॉलिसी दी है, यानी कि वो कह रहा है कि भाई जो भी आपके साल के दौरान खरीदे गए हो उन पे पूरे साल की चार्ज करेंगे और जो भी साल के दौरान आपने बेच दिए उन पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। यानी कि इन शॉर्ट इसका मतलब ये होता है कि जो भी एसेट तुम्हारे पास साल के आखिर में मौजूद है उनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की जाए। इसका मतलब यही हो गया ना, अगर इस बात को आप आसान कर लो तो जो मेरे पास साल के आखिर में एसेट मौजूद है मैं उनको डेप्रिशिएट करूंगा, जो साल के दौरान बिक गए उन पे तो नहीं करूंगा और जो खरीद लिया उन पे पूरी करूंगा। ऐसी बात हो गई। ठीक है। अच्छा जी, आगे बोलता है ये एक इंफॉर्मेशन देके आगे बढ़ गया और बोलता है प्रिपेयर द फॉलोइंग। ओके, पहले कुछ चीजें बनाने को बोल रहा है। फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द ईयर 30 सितंबर, क्लोज द बैलेंस और बाय मेकिंग एन एप्रोप्रिएट ईयर एंड ट्रांसफर। ठीक है जी। सबसे पहले वो ये बोलता है कि आपने फिक्चर फिटिंग का अकाउंट बनाना है। फिक्चर फिटिंग्स का अकाउंट जब बनाया जाएगा तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा कि ये अकाउंट बनेगा एसेट की कॉस्ट का। आया जो आया उसकी कॉस्ट, जो पहले से था उसकी कॉस्ट, जो बिका उसकी कॉस्ट, और आंसर आ जाएगा मेरे पास। अब बिजनेस की स्टार्टिंग डेट क्या है हमारे पास? अगर 30 सितंबर क्लोजिंग थी तो ओपनिंग डेट क्या थी? 1 अक्टूबर 2019। ऐसे बात कर सकते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस पीडी।
तो ओपनिंग में हमारे पास कितने के एसेट्स पड़े हुए थे, आपको याद है हमने जब बात करी थी? तो भाई 26,800 के एसेट्स पड़े हुए थे, 28,600। ठीक है, ये एसेट्स हमारे पास पड़े हुए थे, तो ये लिख लेते हैं 28,600, 28,600। अब आप लोग देखें और आप मुझे बताएं क्या कोई एसेट का एडिशन हुआ है ड्यूरिंग द ईयर? किस तारीख? ठीक है, तो 31 मार्च 2020 को आपने जो एसेट खरीदा है, क्या बोला हुआ है वो एसेट आपने कैसे खरीदा है? बाय चेक बोला हुआ है, पेइंग बाय चेक, यानी कि एसेट डेबिट और बैंक क्रेडिट, यही एंट्री बनेगी। तो एसेट को डेबिट करते हैं 3500 से, एसेट डेबिट हो जाएगा 3500 से, किसकी वजह से बेटा? बैंक की वजह से। ठीक है, फिर उसके बाद आपने एक एसेट बेचा भी था, वो किस डेट को बेचा था? ठीक है, 2020। ठीक है, तो आप लोगों ने डिस्पोजल करा था, यहाँ पे आप रिकॉर्ड करेंगे एसेट का डिस्पोजल, और डिस्पोजल अकाउंट की पहली एंट्री भी ये बनती है, डिस्पोजल डेबिट और एसेट की कॉस्ट क्रेडिट। ठीक है, तो भाई एसेट की कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे या उसकी सेल प्रोसीड रिकॉर्ड करेंगे, अब ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये जो हमारे पास ये वैल्यू जो बच्चा पेपर में लिख देता है वो बहुत बड़ी गलती करके आता है। 1150 इज द सेल प्रोसीड अमाउंट, इतने का तो ये बिका है। कॉस्ट अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करोगे? एसेट की कॉस्ट रिकॉर्ड करोगे, एंड दैट वाज 1500। तो यहाँ पे हम आएंगे और 1500 बेटा रिकॉर्ड कर देंगे, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ हुआ ही नहीं पूरे साल के अंदर। तो हम क्या करेंगे? हाँ, अब हम क्या करेंगे? इस अकाउंट को क्लोज कर लेंगे। अकाउंट को क्लोज करने का तरीका कोई खास तरीका नहीं है, वैसे ही है। पहले तो ऐड कर लो दोनों को, डेबिट साइड को कितना आ रहा है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 32, 132, 100, और उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे 20 सितंबर का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, सॉरी 30 सितंबर 2020। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बैलेंस सीडी, और वो कितना आ रहा है? 3000। ठीक है, और यही बैलेंस हमारा अगले साल का यानी कि 1 अक्टूबर 2020 का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, यानी कि बैलेंस ब्रॉड का 3600। ठीक हो गया, सिंपल सा अकाउंट होता है, इसको आप डेफिनेशन के टॉपिक को दिल पे मत लीजिएगा, नॉर्मल सा टॉपिक है, जितना नॉर्मल सोच के सवाल को सॉल्व करेंगे उतना नॉर्मली सॉल्व हो। सही। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि बच्चा पता है कंफ्यूज कब होता है? इस टाइप के सवाल में बच्चा कंफ्यूज होता है प्रोविजन के अकाउंट बनाने में। क्यों? क्योंकि अगर एसएलएम होता ना फिर तो बच्चे को मसला नहीं होता है, लेकिन जब आरबीएम होता है ना तो उससे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होती उस टाइम पे जब किसी सवाल में एसेट बिक रहा हो। अगर बिक नहीं रहा होता ना एसेट, फिर मसला नहीं होता है। मसला कब होता है आपको? जब आप ये देखते हो कि सवाल में कोई एसेट बिक रहा है, उस टाइम पे आप नॉर्मल सिनेरियोस के अंदर पिछले 8 सालों की एक्सपीरियंस या 9 सालों की एक्सपीरियंस के अंदर हमने ये देखा कि बच्चा हमेशा ये चीज गलत निकालता है। क्यों? मुझे नहीं समझ आई आज तक बात, अगर इतने सालों में नहीं आई तो आगे भी नहीं आएगी मुझे बात समझ। तो ये तो बच्चे को ही पता होगा, लेकिन हम दोबारा से उसको सिखा देते हैं कि भाई वो कैसे निकाले। देखो यार, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके पास साल के शुरू में जो एसेट्स थे उनकी कॉस्ट कितनी थी? 28,600 थी। अच्छा, साल के दौरान एक एसेट बिक गया है। हाँ, अगर आपने एक एसेट बेच दिया तो वो एसेट जो आपने बेचा है वो सबसे पहले ये देखेंगे कि वो एसेट किस डेट को खरीदा गया था और कितने रुपए का खरीदा गया था। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने वो एसेट खरीदा था, जो आपने एसेट सोल्ड करा, आप सबसे पहले भर्ती किसकी करोगे? जो एसेट सोल्ड कर दिया। सही है, पेपर में भी ऐसे ही करना। देखिए, जो आपने 1 फरवरी को एसेट खरीदा होगा 2018 को, मुझे एक बात बताएंगे, क्लोजिंग कब हुई होगी? 30 सितंबर को। क्लोजिंग डेट तो नहीं चेंज होती ना, साल के दौरान एसेट खरीदा फरवरी में और क्लोजिंग डेट 30 सितंबर को आपका पहला साल खत्म हो गया और वो 2018 में खत्म हुआ। ऐसे ही हुआ होगा। फिर अगला साल जो शुरू हुआ होगा वो 1 अक्टूबर से शुरू हुआ होगा 2018 से लेके 30 सितंबर 2019, और फिर अगला जो शुरू हुआ होगा वो 1 अक्टूबर 19 से लेके 30 सितंबर 20। अब मुझे एक बात बताओ, आपको सबसे पहले ये सोचना है कि यार पॉलिसी क्या है। आप फुल ईयर डेप्रिसिएशन फ्री चार्ज द ईयर ऑफ परचेज, इसका मतलब जो पहला साल है इस साल पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगी होगी उस एसेट पे। जो दूसरा साल है वो जाहिर सी बात है पूरा साल एसेट आपके पास मौजूद रहा है, इस पे पूरे साल के लगाओगे। लेकिन क्या मैं आपसे बोल सकता हूँ कि 1 अक्टूबर से लेके 30 सितंबर के दौरान ये एसेट बिक गया है? किस डेट को बिका था? 31 जनवरी 2020। 31 जनवरी 2020 क्या इस अकाउंटिंग पीरियड में फॉलो होता हुआ नजर आ रहा है हमें? इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज द ईयर ऑफ डिस्पोजल? इसका मतलब देयर विल बी नो डेप्रिसिएशन चार्ज इन दिस ईयर।
पहली बात तो सबसे पहले आप सवाल को तोड़ेंगे और आप सोचेंगे यार कि भाई सीन क्या चल रहा था सवाल के अंदर, ऐसी कोई खास बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है आपकी जिंदगी में, ये आम आप देखोगे आगे जाके। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, जो आपने एसेट खरीदा था उसके ऊपर आपने 2 सालों की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो पहले साल की डेप्रिसिएशन एसेट की कॉस्ट पे लगा दी जाएगी क्योंकि पहले साल कॉस्ट और नेट बुक वैल्यू इक्वल होती है। तो 1500 का कितना परसेंट, 10%, 150 आ गया। तो पहले साल की डेप्रिसिएशन 150, दूसरे साल की डेप्रिसिएशन निकालते हुए 1500 में से पहले 150 माइनस कर दिया जाएगा ताकि नेट बुक वैल्यू निकाल ली जाए। 1350 के ऊपर आप जब 10% लगाएंगे तो कितनी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, 135। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो एसेट है, जो मेरा एसेट बिका है वो 2 साल डेप्रिशिएट हुआ है और पहले साल 150 का डेप्रिशिएट हुआ था और दूसरे साल 135 का डेप्रिशिएट हुआ था। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि वो जो एसेट मेरा डेप्रिशिएट हुआ था उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? कैसे करोगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? मतलब सर टोटल डेप्रिसिएशन 150 प्लस 135 कितना हो गया, 285। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो मेरे पास यहाँ पे 6185 की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मौजूद है, जरा सुनिएगा इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ जो मेरे पास 6185 की डेप्रिसिएशन मौजूद है इसके अंदर उस एसेट की डेप्रिसिएशन भी शामिल होगी जो आपने बेच दिया है? ऐसे ही आप सुनो, जब एसेट बिक जाएगा तो उसकी डेप्रिसिएशन को क्या किया जाता है, अकाउंट से खत्म कर दिया जाता है। तो क्या मैं अगर आपसे ये बोलूं कि भाई जो मेरा जो एसेट था मैं इस हिस्से को थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ठीक है, और क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा एसेट था जो डेप्रिशिएट हुआ था 285 का, तो इसमें से 285 माइनस कर दिया जाए, आगे ना? हाँ। और जो मेरे पास साल के शुरू में एसेट्स की कॉस्ट मौजूद थी 682860, क्या इसके अंदर वो एसेट मौजूद था 1500 वाला? तो अगर मैं इसमें से वो 1500 अभी निकाल दूं तो अब मेरे पास रिमेनिंग वैल्यूज आ जाएंगी, रिमेनिंग कॉस्ट और रिमेनिंग कॉस्ट और रिमेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो रिमेनिंग कॉस्ट बताओ कितनी आ रही है, 27100, और प्रोविजन 5900। अच्छा अगर मैं बोलूं कि भाई इस सवाल में एक काम तो ये हुआ था कि भाई मैंने एक एसेट बेचा था, उसकी तो मैंने सारी वर्किंग कर ली, एक एसेट आपने खरीदा भी था, ऐसा ही हुआ था, जो एसेट आपने खरीदा था उसकी कॉस्ट कितनी थी, 3500 रुपए। तो क्या अब मैं इन दो वैल्यूज को आगे लेके बढ़ सकता हूँ? पहले 27100 कॉस्ट है, अब ठीक है हम यहाँ पे निकाल रहे हैं जो एसेट की कॉस्ट है, पहले कितनी की थी, 28 नहीं 26800, 28600, ओके 28600 माइनस 1500, और जो मेरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन थी वो कितनी थी पहले, 6185, और 285 इसमें से माइनस कर दिया था तो कितना बचा ये 5900। लेकिन जो एसेट की कॉस्ट है उसको अगर आप देखें तो एसेट आपने 1500 का बेचा था लेकिन एक खरीदा भी था 3500 का, तो उसको इसके अंदर ऐड कर लो, तो आप बताएं कितना आंसर आ रहा है। ये 5900 में थोड़ा सा आगे करके लिखते हैं, कितना आ रहा है 30600, और कॉस्ट के अकाउंट में भी यही आंसर आया था, देखो नीचे कॉस्ट का अकाउंट बना हुआ उसमें यही आंसर आया था 3600, और ये आ रहा था 5900। अब मैंने सारी चीजें जब एडजस्ट कर ली तो अब मुझे आरबीएम लगाना है या एसएनएम लगाना है? आरबीएम लगाना है, तो आरबीएम निकालने के लिए पहले मुझे क्या करनी पड़ेगी, नेट बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नेट बुक वैल्यू कैसे निकलेगी, 3600 माइनस 5900, नेट बुक वैल्यू बता दें, 24700 को 10% लगा दें, 2470 की डेप्रिसिएशन आ गई। ये मेरी जो डेप्रिसिएशन है ये कौन सी है, फॉर द ईयर। अब मुझे अगर ये अकाउंट बनाना है तो ये अकाउंट बनाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, मैं बस ये सारी चीजें यहाँ पे रिकॉर्ड कर दूंगा। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, फर्स्ट ऑफ अक्टूबर 19, ओपनिंग बैलेंस कितना था हमारे पास, इट वाज 1685, 6185, ठीक है, तो यहाँ पे लिखो बैलेंस, ब्रॉट डाउन 6185, ठीक है। फिर उसके बाद आपने साल के आखिर में 30 सितंबर को 2020 को इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर चुके थे ऑलरेडी, कितनी डेप्रिसिएशन हमने अभी कैलकुलेट करी है, यहाँ पे 2470 रिकॉर्ड करी है, ठीक है, तो 2470 यहाँ पे लिख लें।
2470। और फिर आपने एक एसेट डिस्पोज भी करा था, डिस्पोज की डेट क्या थी? 31 जनवरी थी। तो डिस्पोज जिस दिन आपने करा जनवरी 2020, उसकी सारी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आप क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे। तो डिस्पोजल रिकॉर्ड करेंगे, दूसरी एंट्री डिस्पोजल की, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट। अब वो जो उसकी टोटल डेप्रिसिएशन थी वो कितनी थी जो आपने डिस्पोज करा था एसेट? क्या ये बात आपको पता है? जो आपने बेच दिया था उसकी डेप्रिसिएशन इतनी थी जो हमने अकाउंट से बाहर निकालने के बाद 5900 रिमेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी थी, राइट? ऐसे ही था। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 285 माइनस कर देंगे, 285, और उसके बाद क्या होगा? इस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। टोटल निकाल ले जरा। हाँ, 8655 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बैलेंस। कैरेट डाउन बताओ कितना आ रहा है? 8370 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बैलेंस। ब्रॉड डाउन और ये आ जाएगा 8370 और एक मार्क होता है डेट्स लिखने का, तो डेट्स भी मेंशन कर दें। ये क्लोजिंग डेट आ जाएगी 30th सितंबर 20 एंड 1st अक्टूबर 20। आंसर चेक कर लो जरा। सही, डन, क्लियर हो गई बात आपको? तो अब एग्जामिनर इसके अंदर भी आपका कोई मार्क नहीं काट सकता, लेकिन याद रखिएगा अब यहाँ पे गेम क्या था। ये अभी आपको बड़ा आसान लग रहा है, खुद करने बैठोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा, लेकिन याद रखना पहले जो डिस्पोजल हुआ है उस डिस्पोजल को उसकी प्रोविजन कैलकुलेट करके पहले तो प्रोविजन में से उसकी प्रोविजन और कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस करो ताकि रिमेनिंग प्रोविजन और रिमेनिंग कॉस्ट आ जाए। उस रिमेनिंग प्रोविजन और रिमेनिंग कॉस्ट को जब तुम सबट्रैक्ट करोगे तो नेट बुक वैल्यू आ जाएगी और उस नेट बुक वैल्यू पे 10% चार्ज करोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा। अब ये रिमेनिंग प्रोविजन निकालने के लिए आपको उस एसेट की प्रोविजन कैलकुलेट करनी थी, तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमने ये देखा कि एसेट कितने साल रहा। 2 साल हमारे पास डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो हमने 2 सालों की डेप्रिसिएशन चार्ज की और 2 सालों की डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद 285 हमारे पास आंसर आया था। ये थोड़ा डिले हो रहा है इसके अंदर, तो ये 285 की हम लोगों ने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की। क्लियर है ना? ये बात आप सबको समझ आ गई क्या करना है? तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जो डिस्पोज हुआ है पहले उसकी वर्किंग करेंगे और उसके बाद फिर हम जो एडिशन हुआ है, क्योंकि एडिशन के साथ तो कुछ खास करना ही नहीं है, उसको तो खाली कॉस्ट में ऐड करना है, क्योंकि पहले साल जिस एसेट को तुम खरीदते हो उसकी कॉस्ट और नेट बुक वैल्यू बराबर ही होती है, तो उसके साथ तो कोई खास ट्रीटमेंट आपने नहीं करना। क्लियर हो गई? सही। तो पेपर के अंदर कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि भाई अगर आप देखते हो आरबीएम और आप देखते हो कि भाई कोई एसेट डिस्पोज हुआ है, तो पहले जो डिस्पोज हुआ है उसकी वर्किंग करोगे फिर काम करोगे। अगर आरबीएम नहीं होता, अगर आरबीएम नहीं होता, एसएलएम होता, फिर कोई खास वर्किंग नहीं, फिर आसान हो जाता है। आसान कैसे हो जाता? क्योंकि तुमने सबसे पहले कॉस्ट का अकाउंट बना लिया, तो ये जो कॉस्ट का तुमने अकाउंट बनाया था इसमें से कोई प्रोविजन वगैरह तो माइनस करनी नहीं है, और पॉलिसी ये जो साल के आखिर में बचे उन पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दोगे, तो सीधा सीधा इसी वैल्यू पे 10% चार्ज कर देता अगर एसएलएम होता। बात समझ आई? तो मेहनत ही नहीं थी, तो वो सारी वर्किंग करनी नहीं। सही है, बात समझ आई? लेकिन हाँ, जब प्रोविजन का अकाउंट बनता तब मुझे वो मालूम करना पड़ता है कि उसके ऊपर अब तक टोटल डेप्रिसिएशन कितनी लग चुकी है, क्योंकि उधर मुझे ये तो रिकॉर्ड करना ही है, ये तो रिकॉर्ड करना ही है ना 285। बात समझ आती है? क्लियर? लेकिन एसएलएम होता तो 300 की डेप्रिसिएशन आती। क्यों? पहले साल 150, दूसरे साल 150, तब 300 बनता ही है। सही। अभी तो आरबीआई में पहले साल ज्यादा, फिर कम 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 है। सही, रिड्यूस हो गई। अच्छा जी, तो ये क्लियर हो गया, डन। अच्छा, अब तीसरा अकाउंट कुछ करना ही नहीं। जो एसेट आपने बेचा वो कौन सी डेट को बेचा था? 31 जनवरी। सबसे पहले पहली एंट्री रिकॉर्ड करेंगे 2020 की, डिस्पोजल डेबिट और फिक्शन फिटिंग क्रेडिट। तो आपका फिक्शन फिटिंग सारा ये, तो उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे सबसे पहले, कितने की? 1500 की। फिर 31 जनवरी 2020 को जो एसेट आपने बेचा उसकी डेप्रिसिएशन खत्म करेंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, पूरा लिखेंगे, आपके पेपर में जगह पड़ी होगी। ठीक है, कितना? 285। और उसके बाद फिर 31 जनवरी को कितना पैसा मिला था आपको? बैंक में आया था कितना? अब ये 1150 का सिर्फ इस्तेमाल डिस्पोजल अकाउंट में आया है, अगर आप देखो बाकी दोनों अकाउंट में कहीं नहीं आया। सही बात समझ रहे थे? डिस्पोजल वैल्यू होती है, ठीक है, डिस्पोजल प्रोसीड होती है, सेल प्रोसीड होती है। अच्छा जी, अब आप ये देखें तो आपने जो एसेट है वो खरीदा कितने का था? 1500 का।
उस एसेट को इस्तेमाल करके कितने के बेनिफिट हासिल करे 285 के, और उसको बेच के कितने के बेनिफिट हासिल करे 1150 के। अगर मैं आपसे बोलूं यार टोटल बेनिफिट कितने हासिल करे, ये बताओ मुझे खाली, टोटल बेनिफिट्स कितने हासिल करे? 1435। और एसेट था कितने का यार? एक 1500 की चीज से 1435 के बेनिफिट हासिल करे तुमने। अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है। कितने कम बेनिफिट हासिल करें? 65। ये 65 का लॉस है। इस लॉस को ऐसे देखा जाता है, वैसे आप सीडी निकालोगे तो लॉस इधर ही बनेगा, यू वो बच्चों वाला हरकत, यहाँ पे आप आगे लिख दोगे इनकम स्टेटमेंट, और आप सीडी निकालेंगे तो इस साइड पे बनेगा, ये आप पूरा लिखेंगे लॉस 65 का। आखिरी दिन आपने ये कैलकुलेट करा है, 30 सितंबर को कैलकुलेट होगा लॉस या गेन, आखिरी दिन क्योंकि जिस दिन इनकम स्टेटमेंट बनती है उस दिन कैलकुलेट किया जाता है, सही है। तो अगर आप देखें तो डेबिट साइड कितनी थी 1500, 1500 में से माइनस करते हैं 285 और 1150, कितना आंसर आया 65 आया। 1500 में से 285 माइनस करते हैं 1150 माइनस करते हैं 65 आएगा। तो इसका मतलब 65 का लॉस हो गया। लेकिन इस लॉस को देखने का सही तरीका क्या है? देखो 1500 की चीज पे बेनिफिट कितने के लिए? 1435। 285 इस्तेमाल करके बेनिफिट हासिल करे कारोबार में, और बाकी 1150 उसको बेच के बेनिफिट हासिल करे। क्लियर हो गया? डन, सही है। ऐसे इसको देखा जाता है डिस्पोजल अकाउंट को। वंस आपने डिस्पोजल अकाउंट बना लिया, फिर आप क्या करेंगे? इसको फुटिंग एंड बैलेंसिंग कर देंगे। अच्छा याद रखिएगा, डिस्पोजल अकाउंट का बैलेंस आगे फॉरवर्ड नहीं होता, बल्कि इस अकाउंट को यहीं पे क्लोज कर दिया जाएगा, क्योंकि जितना भी लॉस था वो सारा का सारा इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1500 और ये आ जाएगा, और ये आप लोगों ने ये पूरे मार्क्स अपने उठाए और आप आगे बढ़े पेपर के अंदर। क्लियर हो गया डेप्रिसिएशन का ये सवाल? ठीक है जी, देख लेंगे आपने पूरा बनाया, पहले कॉस्ट का अकाउंट, प्रोविजन का अकाउंट एंड देन फिर डिस्पोजल अकाउंट। क्लियर है सबको? डन। चलो आगे बोलता है, अब सुनना जरा, अगला अगला क्वेश्चन है, थ्योरी वाइज पूछ रहा है। देखो बोलता है कि एस इज कंसिडरिंग फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप विद हर फ्रेंड एमी हु रन्स अ सिमिलर बिजनेस। ठीक है, वो चाह रही है कि मैं पार्टनरशिप कर लूं उसके साथ। नंबर 2, एडवाइस एस वेदर और नॉट she should form a partnership with Amy. Justify your answer with 2 advantages and 2 disadvantages of forming partnership. अच्छा पता है क्या है, इसका डेफिनेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। नॉर्मल पार्टनरशिप का जब मैंने ओपनिंग लेक्चर दिया था तो उसके अंदर मैंने आपको ये बातें बताई थी कि भाई पार्टनरशिप फॉर्म करने के फायदे और नुकसान क्या है, आपने तो वो यहाँ पे मेंशन करना। सही है, बात समझ आती है? तो भाई फायदे क्या क्या है? फायदे ये है कि भाई मोर कैपिटल आएगा, ज्यादा कैपिटल कारोबार के अंदर इन्वेस्ट होगा, देयरफॉर वो अपनी ग्रोथ के ऊपर काम कर सकते हैं, पहला फायदा। दूसरा फायदा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, शेयर ऑफ वर्क, और शेयर ऑफ वर्क जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जो लॉसेस है वो शेयर हो जाएंगे। हो सकता है कि जब सारा आए तो वो कुछ एडिशनल स्किल्स लेके आए जो कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर हेल्प करे। सही है, तो वो अपने कुछ स्किल्स भी इस्तेमाल करेगी, वो सारा बोल रहा हूँ एमी जो है। ये तो हो गए फायदे। नुकसानात क्या है? नुकसानात ये है कि अब जो है वो सारा या जो भी एस थी वो पूरे प्रॉफिट्स एंजॉय नहीं करेगी, बल्कि अब उसको प्रॉफिट में से शेयर देना पड़ेगा। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर? और क्या मसले हैं? डिसीजंस स्लो हो जाएंगे। डिसीजन स्लो होने का मतलब अब सारा को पहले एमी से डिस्कशन करनी पड़ेगी और फिर वो दोनों मिलके कोई एक डिसीजन लेंगे, क्योंकि नाउ दे बोथ आर पार्टनर्स। तो डिसीजन मेकिंग क्या हो जाएगी? कारोबार की स्लो हो जाएगी। और क्या नुकसान हो सकते हैं? और नुकसान ये हो सकते हैं कि भाई कॉन्फ्लिक्ट में अराइज, हो सकता है कि उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए जिसकी वजह से कारोबार के अंदर प्रॉब्लम आ जाए। तो ये नुकसान है। उसने दो मांगे थे, मेरे दिमाग में भी जितना है वो बोलता गया। फिर आखिर में अगर आप नोटिस करें तो अगेन पेपर में नोटिस क्या करना होता है? मार्क्स। 2 एडवांटेजेस और 2 डिसएडवांटेजेस को तो 4 मार्क्स बने, है ना? बात समझ आई? अब आप 1 मार्क दोगे रिकमेंडेशन, तो रिकमेंडेशन आप किस तरीके से लिखोगे या कंक्लूजन किस तरीके से लिखोगे या आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जाहिर सी बात है जो पार्टनरशिप बिजनेस होते हैं वो सोल ट्रेडर बिजनेस से शायद थोड़ा लार्ज साइज होते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो कैपिटल है वो ज्यादा होते हैं, एक्सपर्टीज ज्यादा होती है, तो प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो देयरफॉर उसको उस पर जाना चाहिए। और इवन कि अगर सारा कभी बीमार हो जाए या कोई प्रॉब्लम में आ जाए तो जो एमी है वो कारोबार को तब तक संभाल सकती है, उसके बिजनेस को लॉस बेयर नहीं करना पड़ेगा। तो इट इज बेटर कि आप पार्टनरशिप के अंदर काम करें। क्लियर? ये अब आप लोग अपने पास ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए सबने लिख लिए? डन है? क्लियर? सही है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मैंने पूरे 20 मार्क्स, 1 मार्क्स भी वो मेरा अगर कहीं भी काट ही नहीं सकता,
कुछ कर ही नहीं सकते। डन, क्लियर, आगे बढ़े। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट करके हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बैंक कॉलम कैश बुक बैंक स्टेटमेंट। ओके, तो ये जो हमारा टॉपिक है सेकंड वाला, ये है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब मेरे दिमाग में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आ जाएगी, वही सारे एरर्स जो हमारे होते हैं, एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड और एरर्स जो हम लोगों ने अपने पास रिकॉर्ड नहीं किए हुए होते, और कैश अपडेटेड कैश बुक मेरे दिमाग में आएगी फॉरन से पेपर के टाइम पे, और मेरे दिमाग में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आएगी। अब मैंने क्विक रिवीजन किया 10-12 सेकंड के अंदर, और फिर मैं क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट किया। सही है। क्वेश्चन पढ़ के ना पता है क्या होता है, पहले जब तुम क्वेश्चन पढ़ रहे ना पेपर के अंदर, तो तुम ना अपना कोई एक माइंडसेट चेंज कर जाओगे पढ़ते हुए सवाल को। तो माइंडसेट मत चेंज करना, जैसे मैंने तुम लोग को पढ़ाया पहले आपने वो दिमाग के अंदर लेके आना कि यार चीजें क्या क्या। सही है। 5 सेकंड 8 सेकंड के अंदर ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी। प्रोसेस दिमाग तेज करना है, सोचना तेजी से सोच सकता है बंदा। सही है। तो वंस आपने इसको प्रोसेस करा, और प्रोसेस करने के बाद अब हम सवाल, मैंने सिर्फ क्या देखना है पेपर में, टॉपिक कौन सा है, रिवीजन करना है मैंने 10 सेकंड का सवाल का दिमाग के अंदर, और फिर सुकून से पढ़। सही है। जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी। अच्छा जी, देखिए जरा सवाल को। तो बोलता है ई कंपेयर्ड हर बैंक स्टेटमेंट फॉर जुलाई 2020 विद द बैंक कॉलम ऑफ हर कैश बुक, शी प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसने बैंक स्टेटमेंट को कंपेयर किया कैश बुक से। बैंक स्टेटमेंट कौन देता है, बैंक। कैश बुक कौन बनाता है, अगेन लेक्चर वाली बातें दिमाग में आएगी, लेक्चर वाली बात, और कुछ दिमाग में नहीं आना चाहिए। अच्छा जी, अब वो बोलता है सबसे पहले ओवरड्रॉन बैलेंस शो द कैश बुक एट 31 जुलाई, यानी कि उनका जो बैलेंस था कैश बुक में, जो बुक ऑफ प्राइम एंट्री थी उसके अंदर उसका बैलेंस शो कर रहा था 34,200 का नेगेटिव बैलेंस। डन। फिर आगे वो बोलता है डायरेक्ट डेबिट पेमेंट डेटेड 25 जुलाई हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। एक डायरेक्ट डेबिट हुआ था जो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, और ये वही एरर होता है जो आपने नॉट येट रिकॉर्डेड में फॉल करता है, यानी आपने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। अच्छा जी, फिर उसके बाद बोलता है द चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर ऑन 12 जुलाई 2020 वाज डिसऑनर्ड। एक चेक था जो डिसऑनर हो चुका है। अच्छा, अब ये चेक जो डिसऑनर भी हो जाता है, ये भी मुझे कब पता लगता है, जब बैंक स्टेटमेंट आती है ना। तो ये भी वो एरर होता है जो मैंने अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया हुआ होता, नॉट येट रिकॉर्डेड की कैटेगरी के अंदर फॉल करता है ये एरर। फिर उसके बाद ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ, ये आप सोच रहे होंगे, या आप उधर बोल नहीं रहे होंगे, सोच रहे होंगे, ऐसा मुझे थोड़ा टाइम लगता है सवाल करने। आगे वो बोलता है दिस डिसऑनर चेक हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। दिस इज वेरी ऑब्वियस कि वो रिकॉर्ड होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि रिकॉर्ड तभी होगा जब बैंक स्टेटमेंट आएगा। ठीक है। उसके बाद बोलता है बैंक चार्जेस ऑन द बैंक स्टेटमेंट हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। यस, बैंक अगर डायरेक्टली कोई चार्जेस काट लेता है तो वो आपके घर आके बैल बजा के पैसे लेके नहीं जाता, बल्कि वो आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली पैसे काट लेता है। आपको तो ये बात पता लगती है जब बैंक स्टेटमेंट आपके पास रिसीव हो। क्लियर। बच्चे के दिमाग में ये सवाल अगर आए कि सर मैसेज तो आ जाता है, सही है, आज के दौर के हिसाब से शायद हम इन बातों को इग्नोर करेंगे और हम नॉर्मल तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। सही है। आज मेरे पास डिटेल आ जाती है, बैंक से मैसेज आ गया तो मेरे पास तो एक डॉक्यूमेंट आ गया ना, मैं तो बोल सकता हूँ भाई बैंक से जो मेरे पास मैसेज आ रहा है वो भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। वो बोलता है मैंने बैंक चार्जेस काट लिए, तो वो भी तो एक सोर्स डॉक्यूमेंट है भाई। लेकिन हम फर्ज करते हैं कि ये इन्होंने के पास मोबाइल नहीं। सही। अच्छा, आगे बात करते हैं। तो आगे वो बोलता है कि अनप्रेजेंटेड चेक एट 31 ऑफ जुलाई 2020। आपके कुछ अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। अनप्रेजेंटेड चेक का मतलब क्या है कि ई ने चेक दिए थे लोगों को, ठीक है, चेक दिए हुए थे सप्लायर्स को, चेक दिए हुए थे एम्प्लॉइज को, वो चेक अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किए गए। तो ई ने तो अपने पास ये रिकॉर्ड किया हुआ था कि पैसा कट गया है, लेकिन बैंक से ये पैसा नहीं कटा। अब अगली चीज, अच्छा ये इस एरर को कहते हैं एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड, क्योंकि इसने अपने पास तो रिकॉर्ड किया हुआ है इस एरर को, लेकिन बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो इन एरर्स को हम एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड एरर्स। उसके बाद फिर बोलता है अनक्रेडिटेड डिपॉजिट, यानी कि ई ने कुछ पैसा बैंक में ले जाके जमा करवाया, लेकिन अभी तक वो बैंक में पैसा जमा नहीं हुआ। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, ये वो चेक्स है जो कि अनक्रेडिटेड डिपॉजिट है, ई ने अपने पास रिकॉर्ड करे हुए कैश बुक में, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहे क्योंकि वो पैसा अभी तक जमा नहीं हुआ, वो अभी क्लियरिंग प्रोसेस के अंदर पड़ा हुआ। डन। अच्छा जी, तो हमें ये बात समझ आ गई कि भाई ऊपर वाले जो एरर्स थे वो एरर्स थे नॉट येट रिकॉर्डेड बाय ई। ठीक है, पता नहीं मैं क्यों इतनी डिटेल में जा रहा हूं, नॉट येट रिकॉर्डेड। और नीचे वाले जो दो एरर्स हैं ये ई ने अपने पास ज्यादा रिकॉर्ड करे हुए हैं, एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड। ठीक है, इसने एक्स्ट्रा ये चीज अपने पास रिकॉर्ड की हुई है। अब जरा सुनो आगे। तो बोलता है कैलकुलेट।
द करेक्ट बैलेंस ऑन द बैंक कॉलम इन द कैश बुक। ठीक है, तो आप लोगों ने कैश बुक का करेक्ट कॉलम बनाना है। ठीक है, अच्छा अब ये कैलकुलेट करने को बोल रहा है, लेकिन आप पता है क्या करना, आप वही हरकत करना जो मैंने आपको सिखाई है, अपडेटेड कैश बुक बना देना जिंदगी, अपडेटेड, ताकि आप गलती ना करें ना। अपडेटेड कैश, सही से लिखते हैं इसको थोड़ा, अपडेटेड कैश। ठीक है बेटा, सबसे पहले मुझे बताओ इसका जो ओपनिंग बैलेंस था कैश बुक का, वो बैलेंस जो आपको शो कर रहा है वो कितना शो कर रहा है? 31 जुलाई का ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसी साइड पे लिखूंगा ना, 34। ठीक है, सवाल पे ध्यान दो, जल्दी जल्दी आंसर देना वरना बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा उसके बाद अब क्या हुआ था, सबसे पहले आपका एक जो है वो क्या था, डायरेक्ट डेबिट हुआ था। तो डायरेक्ट डेबिट होने से तुम्हारे बैंक में पैसा बढ़ेगा या कम होगा, पहले तो ये बताओ। हाँ, डायरेक्ट डेबिट का मतलब क्या था, मेरे बैंक से पैसा निकला और किसी और के अकाउंट में जाके जमा हो गया, तो मेरे पास से तो कम हुआ, अपने पास से कम कर लूंगा 350। डायरेक्ट डेबिट। अब कैलकुलेट करने में टी अकाउंट बना के आपको आसानी होगी, सोचना आसान हो जाएगा। आगे वो बोलता है अ चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर ऑन 12 जुलाई वाज डिसऑनर्ड। तो आपने पहले अपने पास क्या रिकॉर्ड किया होगा, जब कस्टमर से चेक आया तो आपने बैंक डेबिट कर दिया होगा। आज आपको पता लगा कि वो डिसऑनर्ड हो चुका है, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, उसको वापस क्रेडिट कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं डिसऑनर्ड चेक। डिसऑनर्ड चेक को अनपेड चेक भी कहते हैं, रेफर टू ड्रॉयर भी कहते हैं, और डिसऑनर्ड चेक भी कहेगा वो एग्जामिनर आपको। तो ये मैं लेक्चर के अंदर ये टर्म्स आपको शायद बता चुका हूँ। तो ये आपके पास कितने का है, 665 का। उसके बाद बैंक चार्जेस है, बैंक चार्जेस कट गए, तो बैंक में पैसा आया या गया, 65 चला गया, तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक चार्जेस कितने का गया, 45 का। तो यहाँ से मुझे पता लग जाएगा बैलेंस सी कितना आ रहा है, जरा कैलकुलेट कर लो। 4480। अब मैं इधर लिख दूंगा, ठीक हो गया। आसानी कर रहा हूँ एग्जामिनर के लिए, वैसे वो ऊपर देख के भी समझ जाएगा, लेकिन ऐसे ऐसे बस ऐसे। अच्छा भाई, अब वो बोलता है प्रिपेयर, क्या बनाने को बोल रहा है, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एट। ठीक है, क्लियरली आइडेंटिफाई द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। ठीक है, आपने क्या करनी है, आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। तो भाई बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मर्जी है, अब ये मैं आपको बता चुका हूँ, दोनों तरीके आप कर सकते हैं, कैश बुक से बैंक स्टेटमेंट भी जा सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट से कैश बुक जा सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल है। कभी कभी मार्किंग स्कीम के अंदर वो दोनों बैलेंसेस को वो दोनों तरीके को अल्टरनेटिव सॉल्यूशन के साथ शो भी करता है। खैर, अच्छा जी, स्टार्ट करेंगे बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक। तो अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस मैंने कितना निकाला, 4480। अब इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, दो काम कर दूंगा, ऐड अनप्रेजेंटेड चेक्स और लेस अनक्रेडिटेड डिपॉजिट। ठीक है जी। अच्छा भाई, अब अगर आप देखें तो अनक्रेडिटेड चेक्स कितने, वो अनप्रेजेंटेड चेक कितने के थे, 1290। अच्छा याद रखिएगा, ये जो बैलेंस था, क्या ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस था? अब आप 1290 लिखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव 1290, और नेगेटिव आप कितना लिखेंगे, 410 का नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव ऐड कर लें और फिर जो पॉजिटिव फिगर है वो माइनस कर दें, तो आंसर मेरे ख्याल से नेगेटिव में ही आएगा एट द एंड। 3600 का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, इसको हम बोलेंगे बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक। तो सॉरी,
बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आ गया ना आपको, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट। लेकिन अगर हम बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं, ऊपर दिया हुआ इसने बैलेंस, नहीं दिया हुआ, ठीक है, आंसर चेक कर लो फिर एक दफा। सही है, तो ये 4 मार्क्स मैंने और उठाए, सही है, देख लो भाई ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन गई। आगे बढ़ते हैं। ओ अच्छा भाई, आगे वो बोलता है E is concerned that her bank balance has decreased significantly during the last year. She is considering how to improve her liquidity. भाई वो बोल रही है कि उसका बैंक जो है वो बहुत ज्यादा बुरे हालात में, तो वो बोल रही है कि भाई अपनी वो लिक्विडिटी इंक्रीज करना चाह रही है। नंबर सी, सजेस्ट वन इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल। उसके बाद 2 प्रपोजल है। सबसे पहले बोलता है हायर अ न्यू नॉन करंट एसेट इंस्टेड ऑफ परचेजिंग देम। अच्छा, अब आपने करना क्या है इसके अंदर, सजेस्ट करना है वन इफेक्ट। इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है, अगर अगर आप कोई नॉन करंट एसेट जो है वो क्या करते हैं, हायर करते हैं, तो हायर करने का मतलब ये हो जाता है कि तुम्हें उसकी परचेज प्राइस पे नहीं करनी, बल्कि तुमने क्या किया हुआ, उसको एक तरीके से रेंट पे लिया था, तुम उसकी क्या कर रहे हो, मंथली उसकी लीज नहीं है, हायर इज बेसिकली हायर, मतलब हम उसको बस एज अ रेंटल पर्पस यूज कर रहे हैं, सही, और एक टाइम बाद उस एसेट को हम वापस करते हैं, सही, ये लीज नहीं किया, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि इससे क्या होगा, इससे इसका जो कैश है वो इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि इसको एक और बड़ी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि छोटी छोटी ईयरली पेमेंट उसको करनी पड़ेगी हायर परचेज, सही है। सही है, बात समझ आती है। और क्या हो सकता है जिससे इसका कैश की पोजीशन इंप्रूव हो जाएगी, ये हो जाएगा दैट। अच्छा, उसके बाद बोलता है नंबर 2, डिलेइंग पेमेंट्स, डिलेइंग पेइंग क्रेडिट सप्लायर्स। ओके, हाँ, क्रेडिट सप्लायर को अगर मैं डिले करता हूँ तो डिले करने की वजह से मेरी कैश तो बेहतर होगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं पेमेंट नहीं करता तो कैश मेरे पास मौजूद है, कैश तो कहीं नहीं जा रहा, इसका मतलब मेरे लिक्विडिटी प्रॉब्लम, वो लिक्विडिटी की बात कर रहा है और किसी की बात नहीं कर रहा। हाँ, इससे इंप्रूव तो होगा, बट हो सकता है कि मेरे सप्लायर से रिलेशनशिप खराब हो जाए डिले पेमेंट होने की वजह से। इसके आंसर्स देख लेते हैं इन्होंने किस तरीके से लिखा हुआ है इसको। ये क्वेश्चन नंबर मुझे जरा बताना कौन सा है, क्वेश्चन 2 का पार्ट सी। ओके, तो इसके भी पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। बोलता है do not have to pay the purchase price of the assets, yes, okay, will pay monthly yearly hire charge which spread the outlay, will possibly have to pay more than the actual cost of hire for long term, will never own these assets, possibly will not have any repair cost, there will be no depreciation charge। वही पॉइंट्स, वही बातें उसने करी है, तो हमें तो 1 मार्क का था ना, अदर एक्सेप्ट अदर वैलिड पॉइंट्स आल्सो, तो उसने वो भी लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरा था मनी विल बी रिटेन्ड इन द बिजनेस, यस, फॉर लॉन्गर, मनी इज अवेलेबल फॉर अदर पर्पसेस, ओके, मे नॉट बी एबल टू ऑब्टेन कैश डिस्काउंट, सही, अगर वो डिले पेमेंट करता है तो उससे ये इफेक्ट भी पड़ेगा। मे बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू अकाउंट, मे डैमेज रिलेशनशिप विद सप्लायर्स, ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक पॉइंट आप लिखते हैं तो आपको ये पूरा मार्क्स मिल जाता है। तो क्लियर हो गया ये वाली बात, सबको क्लियर है ये वाली बात भी, सही है। आगे बात करें, चलो आगे बढ़ते हैं सवाल के अंदर, और अब क्या बोलता है आगे देखते हैं। अच्छा जी, बोलता है कि भाई ई फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 31 जुलाई 2020, ठीक है, शी प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रेंट एंड रेट ऑफ हर बिजनेस ऑन 1 अगस्त 2019, शी ओड 2 मंथ्स रेंट टोटलिंग 900। बोलता है भाई साल के शुरू में कितने का रेंट ओ करती थी, 2 महीने का रेंट ओ करती थी, ठीक है, तो ये आपका अक्रूड था। फिर उसके बाद आगे वो बोलता है ऑन द सेम डेट रेट्स ऑफ 260 वर प्रीपेड एट 30 सितंबर 2019, और 2 महीने के प्रीपेड थे आपके पास रेट्स, ठीक हो गया। फिर आगे वो आपसे बोलता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2020 द फॉलोइंग पेमेंट्स मेड बाय क्रेडिट ट्रांसफर, यानी कि बैंक के थ्रू पेमेंट की गई थी। अब देखते हैं भाई बैंक के थ्रू क्या पेमेंट है।
तो ये इसने नॉर्मल सी पेमेंट्स दी हुई थी, देख लो 2019 अगस्त में एक इसने रेंट पे करा है 3150 का, और फिर एक 1 अक्टूबर 2019 में रेट्स पे करे हैं 1860 के, और उसके बाद फिर मार्च के अंदर इसने पेमेंट करी हुई है 6 महीने का रेंट है जो कि 2700 रुपए का है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अकाउंट बनाना है। अच्छा भाई, अगर हम अकाउंट बनाए फिलहाल, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो अकाउंट बनेंगे। एक अकाउंट हम रेट का बनाते हैं पहले, और यहाँ पे एक अकाउंट रेंट का बना लेते हैं वर्किंग में। चलो भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा रेंट का अकाउंट और यहाँ पे आ जाएगा रेट्स का। चलो भाई, तो पी ए ए पी की टर्म पे अकाउंट बनाते हैं, और यहाँ पे भी पी ए ए और पी की टर्म पे अकाउंट बनाते हैं बैंक, ठीक है। अच्छा भाई, अब अगर हम देखें तो साल के शुरू में हमारा जो रेंट था वो कितना था, वो अक्रूड था 900 का, तो हम 900 रुपए का अक्रूड मेंशन कर लेते हैं। और इसी तरीके से जो हमारे रेट्स थे वो क्या थे, हमारे पास 260 के प्रीपेड थे, तो वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं 260 रुपए। अच्छा जी, उसके बाद आप देखें तो आप लोगों ने जो रेंट की पेमेंट करी है वो आपने कितने मंथ की करी है, 7 महीने की, और फिर आपने कितने मंथ की करी है, 6 महीने की। तो टोटल मिला के अगर हम रेंट के मंथ्स गिने तो कितने मंथ्स की हम लोगों ने पेमेंट कर दी है, 13 मंथ्स की। अच्छा, अब अगर आप 2 मिनट के लिए सोचें, क्या आपने एक्चुअल में इस साल कितने मंथ्स की पेमेंट करनी चाहिए थी? एक तो 12 मंथ्स की पेमेंट करनी चाहिए थी, जो कि ये पूरा तुम्हारा साल था, लेकिन जो तुम्हारे पिछले 2 सालों का अक्रूड रहता था वो भी तुम्हें पेमेंट करनी चाहिए थी। यानी कि तुम्हें जो टोटल पेमेंट करनी चाहिए थी वो कितने मंथ्स की करनी चाहिए थी, 14 मंथ्स की, लेकिन तुमने पेमेंट कितने मंथ्स की करी है? अब आप देखो, 13 मंथ्स की पेमेंट करी है। इसका मतलब एक महीने का रेंट जो है वो मैंने अभी तक पे नहीं किया है, पहली बात। अब ये एक महीने का रेंट मैं किस तरीके से निकालूंगा, उसने ऊपर बोला हुआ था कि शी ओड 2 मंथ रेंट टोटलिंग 900, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर लूं तो हर मंथ का मुझे रेंट पता लग जाएगा, और वो कितना आ जाएगा, 450। तो भाई ये जो अक्रूड मेरे पास आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 450 का अक्रूड आ रहा है, ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया यहाँ पे। फिर बैंक से कितनी पेमेंट हुई है, एक पेमेंट हुई है बैंक से मेरे ख्याल से 3150, और एक 2700। जरा टोटल निकाल लो, इसका कितना आ रहा है, 5850। और फिर यहां से हम इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ रहा है, 5850 प्लस 450 माइनस 900, 5400 आ रहा है। डन, ऐसे ही आ रहा है। मुझे बात समझ नहीं आ रही, तब 5400 कैसे आ रहा था जब 450 इस साइड पे था, तब 5400 कैसे आया था, मुझे बात समझ नहीं आई अभी तक, वो मुझे समझाना कि कैसे आंसर दिया था वो वाला। अच्छा, तो ये 5400 आ गया, याद है, बात समझ आइए। उसके बाद फिर आगे बात करते हैं, सुनो आगे। अब वो क्या बोलता है कि जो आपने अब जरा सुनिएगा, जो आपका रेट था वो साल के शुरू में क्या था, अप्रूव था या प्रीपेड था, प्रीपेड था। कब तक का प्रीपेड था, सितंबर तक का। आपका ईयर स्टार्ट कब हो रहा है, 1 अगस्त को, यानी कि आपने अगस्त और सितंबर 2 महीने तक का तो आपने प्रीपेड दिया हुआ था। कब से दिया हुआ था ये मुझे नहीं पता, लेकिन सितंबर तक आपका प्रीपेड था। फिर आपने 12 महीने की और पेमेंट कर दी, कितने महीने की पेमेंट कर ली, 12 महीने की। तो टोटल आपने अब जो पेमेंट करी है वो कितने महीने की करी है, 12 महीने की पेमेंट करी है, प्लस पहले से कितने की हुई हुई थी प्रीपेड पेमेंट, 2 मंथ की। तो टोटल पेमेंट हुई भी कितनी है, 14 महीने। क्या मैं बोल सकता हूँ इस 14 महीने में से 2 महीने जो है क्लोजिंग के, वो आपने एक्स्ट्रा पे करे हुए होंगे। अब आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि आपने 1 अक्टूबर को पेमेंट करी है, तो अक्टूबर को 12 महीने की पेमेंट करी है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई में ईयर क्लोज हो गया। जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त और सितंबर। लास्ट 2 मंथ की एक्स्ट्रा पेमेंट करिए, आप ऐसे भी गिन सकते हो। तो लास्ट 2 मंथ की एक्स्ट्रा पेमेंट आपको कैसे पता लगेगी, आप इसको देखने के लिए आप ये देखोगे कि आपने 12 मंथ्स का रेंट जो पे करा है वो कितना करा है, 1860। इसको आप डिवाइड कर लो 2 से, तो आपके पास मेरे ख्याल से आंसर आया था 155, राइट। 12 से तो आपका आंसर कितना आया था, 155 आया था। तो भाई अब क्या 155 आ रहा है। अच्छा, अब ये जो 155 आ रहा है, आपने प्रीपेड रिकॉर्ड कर लेना है अपने पास। ये प्रीपेड आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, देखो
155 कितने मंथ्स का प्रीपेड है? 2 मंथ्स का, तो कितना आ जाएगा? 300। बैंक से आपने कितनी पेमेंट करी है? 1860 की, तो यहां से आपके पास क्या पता लग जाएगा? 1810। ये आपका रेट्स का अकाउंट भी आ गया। अब आपको जो एग्जामिनर बोल रहा है वो क्या करना है? इन दोनों को मर्ज करके बना देना है। तो मर्ज करके बनाने के अंदर कोई मसला नहीं है, जो जो चीजें मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड की थी वो हम यहीं पे रिकॉर्ड कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास पहले रेंट की चीजें रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो रेंट की जो बैंक की वैल्यू थी वो कितनी थी? 58। सही है, पूरा लिख लेते हैं, चले यहाँ पे बैंक 5850। डेट क्या है? क्लोजिंग 31 जुलाई, राइट। उसके बाद फिर ये हम लोगों ने जो पे करा था, ये रेंट का, वो रेंट का पे करा था, ठीक है। उसके बाद फिर 31 जुलाई को हमने रेट फी पे करे बैंक के थ्रू। वो कितने पे करें? 1860, ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया दोनों, ठीक है। उसके बाद फिर 31 जुलाई को इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो मैंने वैल्यू ट्रांसफर करी थी किसकी? रेंट की। तो रेंट की वैल्यू मैंने कितनी ट्रांसफर करी है? अभी मैं पीछे वर्किंग करके आया हूँ, 5400, और इसकी 1810। तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लें 5400, और इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू 31 जुलाई की रेट्स की भी रिकॉर्ड कर लें। वो कितनी आई थी? 1810। और उसके बाद फिर हम क्लोजिंग रिकॉर्ड कर लेते। क्लोजिंग हमारे पास कुछ अक्रूड्स और कुछ प्रीपेड्स थे, तो यहाँ पे हम वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो बैलेंस सीडी था किसका? रेट्स का। वो प्रीपेड था, ठीक है। तो कितना प्रीपेड था? 310 का। और यहाँ पे आ गया हमारे पास 31 जुलाई, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 31 जुलाई को कुछ हमारा रेंट था जो कि अक्रूड था, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। वो कितने का था? 450 का। और यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस पीडी 450, और यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस पीडी 310। और ये आ गया हमारे पास 1 अगस्त 2020 की इंफॉर्मेशन, ठीक है। 1 अगस्त 2020, इतना सिंपल क्वेश्चन था। इसको अगर आप ध्यान देके करो तो ये इसी तरीके से था जैसे आप कर रहे थे, वैसे ही किया, सही। अब फाइनल बैलेंस कितना आ रहा है? 8420। 8420, ये मार्केट स्कीम में आंसर चेक कर लीजिए इसमें। सही है, आगे बढ़े। देख लो भाई, इस अकाउंट को तुम लोग प्रिपेयर कर लिया अपने पास, और ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर। डन, आगे बढ़े। आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है सवाल के अंदर। अब वो ये बोल रहा है, आइडेंटिफाई, ओके, आइडेंटिफाई द सेक्शन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 जुलाई 2020 इन व्हिच इन ईच ऑफ द बैलेंसेस फॉर रेंट रेट्स would appear, okay। सबसे पहले भाई रेंट के बारे में बात करते हैं। रेंट क्या है? करंट एसेट है या करंट लायबिलिटी है? एक एक्सपेंस है जो आपका अक्रूड हुआ हुआ है, करंट लायबिलिटी। और जो आपका रेट्स है वो साल के आखिर में प्रीपेड हुआ हुआ है, तो करंट एसेट्स, ठीक हो गया। तो ये हम लोगों ने ये भी कंप्लीट किया। आगे बढ़ते हैं, बोलता है नेम one accounting principle of E would apply when recording the rent and rates in her financial statement, ठीक है। तो भाई दो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे होते हैं। एक हो रहा होता है मैचिंग स्लैश अक्रूवल एंड स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बोलता है स्टेट हाउ एनुअला वुड अप्लाई द अकाउंटिंग प्रिंसिपल नेम इन, ठीक है। तो आप भाई यहाँ पे लिखोगे बाय
या इनकम्स तो थी नहीं इसमें तो डायरेक्टली या इसको ऐसे करके लिखो, इनकम्स फॉर द ईयर मस्ट बी, या इसको ऐसे कर लो, एक्सपेंस फॉर द ईयर must be subtracted from the incomes for the, ठीक है। यानी कि ये कॉन्सेप्ट क्या कहता था, ये कॉन्सेप्ट ये कहता था कि हमें मैचिंग कॉन्सेप्ट, हमें अपने बिजनेस के जो भी हमारे एक्सपेंसेस है उसको मैच करना है अगेंस्ट द इनकम्स फॉर द ईयर। और अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता था रियल इनकम और रियल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करो। और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता था, एंटिसिपेटेड फ्यूचर एक्सपेंसेस को उसके अंदर रिकॉर्ड करो। अपने एसेट्स को ओवरस्टेट ना करो, अपनी लायबिलिटीज को अंडरस्टेट ना करो। तो एसेट्स और लायबिलिटीज भी मेंशन होती हैं इसी के अंदर, क्योंकि वो अक्रूड और प्रीपेड का चक्कर आता है। एंड जितनी बातें आप लिखना चाहें, एक मार्क का कोई भी एक पॉइंट लिख देते सही हो जाता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे वो बोलता है ओके सिंगल एंट्री। चलो भाई, चलो भाई सवाल पढ़ते हैं। सवाल में देखते हैं, बोलता है हासिक हैज नॉट मेंटेन फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर हिज बिजनेस। हासिक प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंडेड 31 जुलाई। ठीक है, हासिक कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, इस इंफॉर्मेशन पे ध्यान देंगे। पहले ओपनिंग इंफॉर्मेशन दे रहा है 1 अगस्त की, क्लोजिंग फंड दे रहा है 31 जुलाई की। बैंक लोन है 6,000 का ओपनिंग था और क्लोजिंग है 4,500। इसका मतलब रीपेमेंट हुई है कितने की, 1,500 की। आगे आ जाए जरा, तो बोलता है इन्वेंट्री थी ओपनिंग 8,400, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं थी। wherever closing inventory is not provided on the question, हमें फॉरम से क्या सोच लेना है, हमें ये सोचना है कि भाई अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दी भी तो एग्जामिनर ने सवाल में मार्क अप या मार्जिन दिया हुआ हो। ठीक है, तो वो हम आगे जाके देखेंगे। आगे फिर वो बोलता है नॉन करेंट एसेट की बुक वैल्यू है 35,580 और 32,450। ठीक है, रेंट प्रीपेड ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग नहीं दिया हुआ। ट्रेड पेबल्स का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, वेजेस अक्रूड का क्लोजिंग दिया हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर बैंक समरी देता है, बैंक समरी को देख लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से एसेट्स हैं और कौन सी लायबिलिटीज है। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो बैंक लोन एक लायबिलिटी, इन्वेंट्री एक एसेट। ठीक है, उसके बाद फिर नॉन करेंट एक एसेट, रेंट प्रीपेड एक एसेट, ट्रेड पेबल एक लायबिलिटी और वेजेस अक्रूड एक लायबिलिटी। ठीक है। अच्छा जी, अब वो आपको बैंक अकाउंट देता है। ये बैंक अकाउंट नॉर्मल सा वही बना के देता है हमेशा, हिसाब बेटा अकाउंट। देखो यार अकाउंट के साथ क्या चक्कर है। बोलता है सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस देता है, वो बोलता है बैलेंस ब्रॉट डाउन 2150, यानी कि साल के शुरू में आपका बैंक ओवरड्राफ्ट था। ये बात इंपॉर्टेंट होती है, याद रखिएगा। अगर ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ा तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद फिर आगे और कैपिटल ओपनिंग दिया हुआ नहीं है और बैलेंस शीट मांगी है नहीं मांगी है, सवाल देख लेना अभी आगे जाके। अच्छा जी, सबसे पहले देखते हैं कि डेबिट पे क्या क्या हुआ। एक सेल से पैसा आया और एक बैलेंस शीट लिखा हुआ है। खैर बैलेंस शीट इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं अभी। पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर। अच्छा, अब अगर आप नोटिस करें तो आपके पास ट्रेड पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग भी गिवन है और उसकी पेमेंट भी गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब आप पीएलसी बना के परचेज कैलकुलेट करेंगे, सवाल में गिवन नहीं है। देखो बैंक लोन की एक रीपेमेंट हो गई है 1,500 रुपए की, लोन इंटरेस्ट आपने पे करा है 300 का, रेंट है आपका कितने का 2640 और 4100 की वेजेस है, एक जनरल एक्सपेंस है और एक ड्राइंग है। और उसके बाद फिर आपके पास बैलेंस शीट ही आ रहा है 6600 का। अच्छा, अब ये देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर क्या बोलता है, बोलता है ग्रॉस मार्जिन। मार्जिन किसके ऊपर अप्लाई होता है, मल्टीप्लाई बाय सेल्स। आएगा क्या इससे हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट। और आगे वो नीचे बोलता है ऑल सेल्स वर कैश एंड ऑल कैश रिसीव वाज बैंक। ठीक है, बोलता है जितनी भी सेल्स हुई थी वो सारी कैश में थी और जितना भी कैश आया वो सारा बैंक में चला गया और कहीं भी नहीं गया। तो ये टोटल सेल्स है हमारे पास, डन।
अच्छा वो आपको बनाने का क्या बोल रहा है? सबसे पहले वो आपसे बोलता है कि आप बनाए इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी? सबसे पहले सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स कितने की है? 166,000। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हम लिखेंगे लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। कितने की है? 8,400 की। फिर आ जाएंगी परचेजेस। परचेजेस डायरेक्टली नहीं गिवन, अकाउंट बन जाएगा। ठीक हो गया। तो जब आप इसका अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंट बनाने का तरीका क्या है? वर्किंग में इधर आके एक अकाउंट बना ले, पीएलसी है, ठीक है। पीएलसीए का ब्रॉट डाउन बैलेंस और कैरेट डाउन बैलेंस बताओ जल्दी से। कितना बैलेंस है? ठीक है 7। ठीक है पेमेंट बताओ। 9622 कितना? ठीक हो गया, रिकॉर्ड कर लो 97,400। उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं थी भी, इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे। जब क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दी हुई तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स भी नहीं आ सकती, और कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं आ सकती तो ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं आ सकता। अब मार्जिन का मार्जिन का इस्तेमाल करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा इस बार तो मार्जिन दिया हुआ है, अगर मार्कअप देता तो पहले उसकी कन्वर्जन होती और कन्वर्जन होने के बाद उसको मार्जिन में कन्वर्ट किया जाता। ठीक है, अभी तो मार्जिन ही दिया हुआ है। मार्जिन कितना दिया हुआ है? 40%। तो ये सेल्स का 40% आपका प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आ रहा है? 66,400। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालो। कितना? देखो सही है। उसके बाद फिर इसमें से क्लोजिंग इन्वेंटरी निकाल लो रिवर्स जाके, वो दोनों चीजें इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट कर दो। टू 200 आ रहा है। चेक कर लो एक दफा ये क्लोजिंग इन्वेंटरी मार्केट स्कीम के अंदर भी कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो हाँ ये आ रहा है। अच्छा भाई फिर आगे आ जाओ जरा। अब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। कोई इनकम तो थी नहीं सवाल के अंदर, तो लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। चलो भाई अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है ये जल्दी जल्दी से देख लेते हैं सवाल के अंदर। सबसे पहले बैंक अकाउंट के अंदर आ जाए और वहां से देखना शुरू करें। सबसे पहले आपने रेंट पे करा, लेकिन रेंट को रिकॉर्ड करने से पहले इसका ओपनिंग क्लोजिंग है। ओपनिंग प्रीपेड है, ठीक है, तो हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पे रेंट। हाँ जी, तो रेंट का बैंक की वैल्यू बताओ। 2640। अक्रूड है या प्रीपेड है? प्रीपेड को क्या करते हैं भाई? प्रीपेड ऐड होते हैं लेस होते हैं? क्योंकि ये ओपनिंग है तो ये ऐड कर दिए जाएंगे, वरना अगर आपको कंफ्यूजन है तो ये पीएपी का अकाउंट बनाया और उससे आपको आ जाएगा, पता लग जाएगा। कितना है? 2880। ठीक है, टोटल 55। यार मुझे तो आप वैल्यूज इधर देख के बताओ ना, अंधे हो गए यहाँ पे, क्या लिख रहा हूँ? 240। चलो कितना आ रहा है? 2880। अगले एक्सपेंस पे आ जाओ। अगला एक्सपेंस क्या है? वेजेस है। वेजेस का कुछ गिवन है, अक्रूड गिवन है और क्लोजिंग अक्रूड गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेजेस। बैंक की वैल्यू बताओ। 41,400। अक्रूड कितना है? 610। अब ये क्लोजिंग अक्रूड है तो ऐड हो जाएगा। ठीक है 610 कितना आ गया? 4010। ठीक है, उसके बाद फिर आगे आ जाओ। आगे बोलता है जनरल एक्सपेंस, कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड कर लेते हैं जनरल एक्सपेंसेस 10890। आगे आ जाए जरा। तो फिर क्या है? ड्राइंग्स है नहीं है। फिर नॉन कैश एक्सपेंसेस देख लें। अच्छा नॉन कैश एक्सपेंस के अंदर एक डेप्रिसिएशन है। अच्छा कोई एसेट खरीदा तो नहीं है ना? नहीं है, तो मैं दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 35,580
माइनस 32,450 कितना आ रहा है बेटा? 3130। तो ये डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लेते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या चीज थी? ये नॉन करंट एसेट था या कोई नाम है इसका? नॉन करंट एसेट, ठीक है, तो नॉन करंट एसेट लिख लेते हैं। कितना आया था? 3130। और कोई बेडेड शेडेड कुछ हुआ है? नहीं था सवाल के अंदर, सही है। और लोन जो आपने लिया हुआ था उसका इन्होंने वो भी नहीं दिया हुआ कि कितना परसेंट पे करना है बैंक लोन का? परसेंटेज नहीं दी हुई, तो बस अगर परसेंटेज नहीं दी हुई तो बस इसका मतलब ये पूरा यही पे करना था इसको 300, सही है, वो इसने पे कर दिया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पहले इसको तो निकाल लो, टोटल निकाल लो एक्सपेंसेस का बेटा। 58,910 माइनस कर दो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो 7490, ये हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? लेस फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट जो है मेरे पास वो है बैंक लोन इंटरेस्ट, का माइनस कर दो बेटा 7190 आ रहा है, आंसर चेक कर लो 7190, ये हमारे पास आ गया नेट। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं सवाल में। अब बोलता है एडवाइस हासिल, whether or not he should maintain double entry bookkeeping system for his business, justify your answer with 2 advantages and 2 disadvantages। यार देखो, बुक कीपिंग करने के एडवांटेजेस तो बहुत सारे। एडवांटेजेस ये है कि आप एरर कम से कम करोगे, सही है, सारे एरर फाइंड नहीं करोगे लेकिन कम से कम फ्रॉड के चांसेस अवॉइड हो जाएंगे। प्रॉपर सेट ऑफ बुक कीपिंग करने से जो आपके यूजर्स हैं उसकी उनको आसानी हो जाएगी अंडरस्टैंड करने के लिए, सही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए आसानी हो जाएगी। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? इट कैन बी कॉस्टली, क्योंकि आपको इसके लिए एक अलग अकाउंटेंट या एक अकाउंटेंट नहीं तो एक बुककीपर या जो भी बंदा होगा, एक कंसोलिडेटेड बिजनेस है तो उसके लिए आपको हायर करना पड़ेगा, तो एक कॉस्टली हो जाएगी, टाइम कंज्यूम करेगा, टाइम लेगा अलग से, सही है। और इसको बनाने के लिए एक्सपर्टीज चाहिए होगी, अगर इसके पास एक्सपर्टीज नहीं है तो वो इसको सही से नहीं बना सकेगा। और फिर एक बात रिकमेंडेशन का है, तो इसकी मार्क्स आप पढ़ लेते हैं, एग्जामिनर ने क्या बातें करनी है, कोई हमसे अलग बात कर रहा है तो हमारे दिमाग में भी आ जाएगी बात। कौन सा पार्ट है ये? बी पार्ट है, ठीक है। इनेबल इजियर प्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको बनाने में आसानी करेगा। इनेबल ग्रेटर एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, एक्यूरेसी और फ्रॉड अवॉइड हो जाएगा। प्रोवाइड्स चेक एंड बैलेंस टू मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, facilitates easier decision making, easier reference, easier comparison, better understanding of finances। Okay, फिर अब बोलता है मसला क्या है? मे बी complex and harder to understand for non accountant, ठीक है, सही बात है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, कॉस्टली हो सकता है, नॉट ऑल एरर्स विल बी आइडेंटिफाइड बट मिनिमाइज करे जा सकते हैं एरर्स को, ठीक है। तो इसने वही सेम बातें करी है। अब एक और किसका है? रिकमेंडेशन का। भाई ऐसी चीजों में जब भी रिकमेंडेशन देनी है सिर्फ यही बोलना है कि हाँ भाई इसको यूज करनी चाहिए, अगर ये यूज नहीं करेगा तो ज्यादा प्रॉब्लम है। कल को अगर इसको कोई नया पार्टनर चाहिए, कल को इसको बैंक से लोन चाहिए, कल को इसको अगर अपने बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट करना है, कल को इसको अगर अपने टैक्स की कैलकुलेशन या गवर्नमेंट को अपनी टैक्सेशन दिखानी है तो वो उसको कहाँ से दिखा पाएगा? उसको मुश्किल होगी, सिंगल एंट्री के थ्रू दोबारा से सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो इट इज बेटर टू मेंटेन डबल एंट्री अकाउंटिंग, जो कि आपको फ्यूचर के अंदर आसानी पैदा करके देगी। डन, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई अगले क्वेश्चन को बोलता है वो, द डायरेक्टर्स ऑफ DW लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एट 3 सितंबर। अच्छा भाई, ये जो सवाल है ये किससे रिलेट कर रहा है? करेक्ट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ओके। ये आपके पास है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ठीक है, और ये आपके पास है कंपनी अकाउंट, ठीक है। यानी कि अब ये जो टॉपिक है ये दो चीजें इसके अंदर रखी हुई है, एक कंपनी अकाउंट्स है और एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन है। पहले सवाल देखते हैं। 6% का डिवेंचर उठाया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट है,
ठीक है। डिविडेंड्स आपने पे करे हुए, ये 100 के अंदर जाएंगे। जनरल रिजर्व का ओपनिंग गिवन है, 100 में ही जाता है। इन्वेंट्री एट 30 सितंबर, क्लोजिंग इन्वेंट्री होनी चाहिए उस सूरत। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है, आपने शेयर इशू करे हैं 2 लाख के। नॉन करंट एसेट की कॉस्ट गिवन है, उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन है, ओके। अदर पेबल्स गिवन है, ये सारी चीजें हमें पता है क्या होती है। अदर रिसीवेबल्स गिवन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ओपनिंग गिवन है, रिटेन अर्निंग्स गिवन है, ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल। तो ये तो बड़ी नॉर्मल सा एक इंफॉर्मेशन इसने दे दी है, सारी चीजें क्या होती हैं हमें पता है। हम आगे बढ़ते हैं सवाल को, आगे क्या बोलता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। A draft income statement for the year ended 30 September was prepared showing a profit of 84,900। ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या होता था? ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट का मतलब ये है कि भाई ये जो आपकी इनकम स्टेटमेंट है इसके अंदर कुछ गलतियां मौजूद हैं, एरर्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट है ये बिल्कुल सही नहीं। सबसे पहला एरर सुनिएगा जरा। The following errors were later discovered. Number 1 error: inventory of 26,300 included item valued at cost 5,200 that needed repair। बोल रहे हैं कि जो ऊपर तुम्हारी इन्वेंट्री है ना 26,300 की, ये वाली, ये जो तुम्हारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, बोलता है इसके अंदर एक आइटम है जो कि है 5,200 का इंक्लूडेड है, लेकिन अब उसको किसकी जरूरत पड़ चुकी है, रिपेयर की। बोलता है आफ्टर रिपेयर, रिपेयर करवाने के बाद कॉस्टिंग 600, द आइटम वुड बी सोल्ड फॉर 5,000। रिपेयर करवाने के बाद अब वो कितने का बिक सकता है आपका, 5,000 रुपए का। तो भाई उसकी कॉस्ट कितनी है, 5,200। उसकी एनआरवी आप कैलकुलेट कर लें। एनआरवी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5,000 का बिकेगा, लेकिन कितने का खर्चा करने के बाद, 600 का। तो कितना आंसर आया, 4,400। तो एनआरवी कितनी आई, 4,400। ठीक हो गया। अब ये जो एनआरवी आपके पास 4,400 आ रही है, तो आपको इन्वेंटरी किस पे काउंट करनी चाहिए, 5,200 पे या 4,400 पे? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी जो भी लोअर है। अच्छा जी, तो इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए, इस 26,300 में से या तो डायरेक्टली 800 माइनस कर दूं, या तो डायरेक्टली 800 माइनस कर दूं, ठीक है, या फिर इस 26,300 में से मुझे माइनस कर देना चाहिए 5,200, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए, और इंक्लूड कर देना चाहिए 4,400। इम्पैक्ट 800 का ही पड़ रहा है, ठीक है, तो 800 आपको माइनस कर देना चाहिए उस सूरत, तो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंटरी सही होके आ जाएगी। अच्छा, अभी आगे जाके फिर देखते हैं जब तक रिकॉर्ड करना है। अच्छा, अभी आपने क्लोजिंग इन्वेंटरी ओवरस्टेट करी हुई है या अंडरस्टेट करी हुई है? ओवरस्टेट करने से प्रॉफिट बढ़े हुए या कम हुए हैं? आगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस ऑफ 400 वाज प्रीपेड एट 30 सितंबर। बोलता है क्या, बोला है जो तुम्हारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना, उसके अंदर तुम्हारी इंश्योरेंस है $400 की, जो कि प्रीपेड थी भाई, आपने रिकॉर्ड करी थी। यानी कि आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ कहाँ दिए हैं, पहले तो मुझे ये देखने दें। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का है, नजर आ रहे हैं ऊपर, नहीं दिए हुए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? नहीं, वैसे अलग से नहीं दिए हुए, ठीक है। तो भाई वो अभी ये बोल रहा है कि आपने जब आप प्रॉफिट निकाल रहे थे, तो प्रॉफिट निकालते हुए जब आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करे, तो उस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 400 रुपए का प्रीपेड इंक्लूड कर दिया। हालांकि प्रीपेड एक्सपेंसेस में से माइनस किए जाते हैं, आपने ऐड किया हुआ, यानी एक्सपेंसेस बढ़ाया हुआ, यानी प्रॉफिट्स को क्या किया हुआ है, कम किया हुआ है। अभी फिलहाल यही है, अभी आगे मैंने रिक्वायरमेंट नहीं देखी, पहले तो इन्वेंटरी की कैलकुलेशन मांग रहा है। और फिर उसके बाद बोलता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड हैव बीन एडजस्टेड सो दैट इट इक्वल्स टू द 5% ऑफ डेट। और बोलता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी लगना चाहिए था, वो भी नहीं लगाया। और फिर बोलता है जनरल रिजर्व में 5,000 ट्रांसफर किया, और देयर वर नो चेंज ऑफ इशू ऑफ शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा जी, सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं क्या बोलता है। पहले पार्ट में बोलता है करेक्ट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। बड़ा नॉर्मल सी बात है, करेक्ट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकलेगी, पहले आपने बतानी है कि आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है कितने की, 26,300 की। फिर उसके बाद आप ये देखेंगे कि आपकी कॉस्ट कितनी इसके अंदर इंक्लूडेड थी, 5,200 की। और फिर आप इसमें एनआरवी देखेंगे कितने की है, तो आप बोलेंगे 5,000 माइनस 600, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 4,400। ठीक है, तो यानी कि आप मुझे इसको किस पे काउंट करना चाहिए था, एनआरवी के ऊपर रिकॉर्ड करना चाहिए था। मैंने अभी किस पे रिकॉर्ड किया हुआ है, कॉस्ट पे, तो कॉस्ट माइनस कर दूंगा, एनआरवी ऐड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा, नई क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी 25,500 की मेरे पास आ गई रिवाइज क्लोजिंग इन्वेंट्री।
ठीक हो गया। आगे बात करते हैं। अब क्या बोलता है, कैलकुलेट द रिवाइज प्रॉफिट। ओके, पहले आप ड्राफ्ट प्रॉफिट लिखेंगे। भाई ड्राफ्ट प्रॉफिट कितने का है? 84,900। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो 84,900 का। अब आगे जरा सुनिएगा, तो आगे वो बोलता है कि पहली एंट्री में क्या हुआ था, आपने क्लोजिंग एंट्री ओवर स्टेट करी हुई थी। कितने से ओवर स्टेट करी हुई थी? 800 से। तो आप क्लोजिंग इन्वेंटरी को कम करोगे तो प्रॉफिट्स भी क्या हो जाएंगे? लेस ओवर स्टेटेड इन्वेंटरी। कैसे भाई? 5200 माइनस 4400, तो आ गया यहाँ पे 800 से माइनस हो जाएगा। फिर दूसरी एंट्री में उसने क्या बोला था कि आपने अपने एक्सपेंसेस के अंदर क्या इंक्लूड करा हुआ था? एक इंश्योरेंस। तो एक्सपेंसेस बढ़ाए हुए थे, प्रॉफिट कम हुए हुए थे। एड प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस ऐड कर ले। इंश्योरेंस थी या जनरल एक्सपेंस था? प्रीपेड इंश्योरेंस। इससे आप प्रॉफिट को अब एडजस्ट करके बढ़ा लेंगे क्योंकि आपने पहले कम किया हुआ था। उसके बाद फिर तीसरी एंट्री के अंदर बोलता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपने चार्ज करना है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5% लगाना है। ठीक है, ट्रेड इसमें कितने के? 14,500 के। लगाओ 5%, कितना आ रहा है? 725। पहले कितना था? 100 से इंक्रीज हो गया। इंक्रीज इन प्रोविजन प्रॉफिट को कम करेगा, तो लेस इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 100 का। ठीक है, रिवाइज प्रॉफिट बताओ कितना आ रहा है? रिवाइज नेट प्रॉफिट चेक कर लो जरा, 84 चेक कर लो। ठीक हो गया, आगे बढ़े। आगे बोलता है प्रिपेयर स्टेटमेंट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, चेंज इन इक्विटी बनानी है आपने DW लिमिटेड की, और ये रहा। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, तो शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन था? 2 लाख का मेरे ख्याल से, है ना? ठीक है, ये 2 लाख रुपए लिख लेंगे, $2 लाख। जनरल रिजर्व का ओपनिंग गिवन है, जनरल रिजर्व 6500 का ओपनिंग गिवन है, ये रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक हो गया। रिटेन अर्निंग का ओपनिंग गिवन है 73475, रिकॉर्ड कर लेंगे। 73475 टोटल निकाल दो बेटा जल्दी से। फिर जब तक हम इसमें लिखेंगे नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट रिवाइज करके हमारा कितना है? 84,400। 279। ठीक है, और ये 8400 का 84,400 का प्रॉफिट आ गया। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या किया था? डिविडेंड्स दिए थे। डिविडेंड्स कितने के दिए थे भाई? यहीं पे लिखा हुआ था, डिविडेंड्स पेड कितने के? 2000 के। ठीक है, तो 2000 के डिविडेंड्स पे कर देते हैं। रिटेन अर्निंग से माइनस कर देंगे, टोटल में से भी माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करा था आपने, पूरा लिख लेते हैं इसको, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, कितना करा था? 5,000 जनरल रिजर्व में ऐड हो गया, रिटेन अर्निंग से माइनस हो गया, टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ा। चलो टोटल वैल्यूज निकाल दो, 2 लाख। ये कितना बन जाएगा? 11,500। 12 12 क्यों? 11,500। और उसके बाद फिर ये कितना आ रहा है, जरा निकाल लो यार। हाँ, 158 150,875। ठीक हो गया। और ये वाला 362। ठीक है, आंसर चेक कर लो, सही हो गया। डर है? आगे बढ़े। अब क्या बोलता है? प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपने बनानी है। सबसे पहले हम लिखना शुरू करते हैं नॉन करंट एसेट्स से। अब देखना, नॉन करंट एसेट्स।
सबसे पहले नॉन करेंट एसेट कौन से थे? अब आप सवाल देखते जाएंगे, मुझे बताते जाएंगे। सिर्फ नॉन करेंट एसेट के नाम से ही है। चलो तो कॉस्ट कितनी है? 462। ठीक है। पीएफडी और नेट बुक वैल्यू 356,000। फिर उसके बाद हम हेडिंग लिखेंगे करंट एसेट्स की। करंट एसेट में सबसे पहले क्या आ जाएगा? ओपनिंग इन्वेंटरी और टाइम क्लोजिंग इन्वेंटरी। चलो भाई क्लोजिंग इन्वेंटरी बताओ। पहले कितने की थी? पहले कितने की थी? 26,300 में से कितना गया था? 800। तो कितना आ गया? 25। फिर आ जाए ट्रेड रिसीवेबल्स पे। ट्रेड 14,500। फिर उसके बाद आपने प्रोविजन कितना निकाला था? लेस प्रोविजन 725 आया था। माइनस कर दो, कितना आंसर आया? 13। फिर उसके बाद अदर कितने के ट्रायल प्लस 400 के और आ गए। 400 के और आए थे, ऐसे ही हुआ था ना, प्रीपेड हो गया था 400 का और पता लगा था बाद में, तो ऐड कर दो 2000। और कुछ है? बैंक बैंक टोटल निकाल लो भाई। 41,275 ऐड कर लो दोनों को, टोटल एसेट्स आ जाएंगे। टोटल 397,275 यही आ रहा है। उसके बाद फिर आगे आ जाओ, तो अब हम क्या लिखेंगे? टोटल क्या ऐसे लिख लेंगे? शेयर कैपिटल क्योंकि कंपनी है एंड अब इसको रिकॉर्ड करना कोई मुश्किल नहीं है। पीछे सॉसी बना ली है, सॉसी के क्लोजिंग बैलेंसेस सारे लिखेंगे। कौन से बैलेंसेस सर? ये वाले, यही बैलेंसेस आएंगे ना अब तो। ठीक हो गया, तो इसमें तो आपको एडजस्ट नहीं करना, जितनी एडजस्टमेंट होनी थी इसके अंदर वो हो चुकी है प्रॉफिट के अंदर। सही है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल पहला। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की पार वैल्यू दी हुई है? हाँ नहीं दी हुई। चलो बताओ कितना? 2 लाख। फिर उसके बाद क्या था? जनरल रिजर्व कितना है? 11,500। उसके बाद रिटेन अर्निंग्स कितना? 150,875। टोटल कितना आया था इसका? 362,375। अच्छा कोई लोच कौन है? ठीक है, तो एड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी डिबेंचर है। डिबेंचर का इंटरेस्ट पे किया होता है इसने? कुछ बोला तो नहीं है उसके बारे में? नहीं, वो तो उसने बोला था जो एरर्स हैं वो ये है ना, एरर्स ने दिए थे। डिबेंचर इंटरेस्ट इनकम स्टेटमेंट में एडजस्टेड है और इसने यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं है कि इसने डिबेंचर इंटरेस्ट पे किया हुआ है, तो इसका मतलब अक्रूड तो होना चाहिए मेरे साथ। अक्रूड होना चाहिए। अभी करके देखते हैं, बैलेंस करके देखते हैं, अक्रूड तो होना ही चाहिए ना। अच्छा डिबेंचर था कितने का? 18,000। सही है ना, 18,000 का टोटल। मुझे तो अभी लायबिलिटी बता रहे हो ना, 18,000 का है। क्या बता रहे हो? ये 18,000 बस सही है। और क्या बता रहे हो उसके साथ? टोटल बताओ भी, इसका टोटल कितना हो गया? 380,375। उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? करंट लायबिलिटीज। ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ चुका है ऊपर हमारे पास। अच्छा जी, करंट लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहले ट्रेड पेबल्स है हमारे पास। कितने के? 8,250। ठीक है। उसके बाद अदर पेबल्स
कितने हैं पहले से? 2200 1080। लेकिन यार पता नहीं, ये थोड़ी सी मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग बात है कि इसने इस बात को क्लियर नहीं करा था। खैर देखते हैं, 1080 से बैलेंस नहीं हो रही तो हटाएंगे फिर। कितना आ रहा है ये? 3280। अच्छा उसके बाद फिर क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट का कितना है? 6450। इन सबका टोटल निकालो जरा। 1080 वो उसने नहीं लिखा हुआ है। देखो इसने यहाँ पे ऊपर बोला हुआ है कि भाई बैंक डिबेंचर है, ठीक है। अच्छा इसने बैंक अकाउंट भी नहीं बनाया हुआ और उसके बारे में और कोई बात भी नहीं बोली। मैं कैसे सोचता, मैं वो सोचता कैसे ये बात। वो तो बैलेंस नहीं हो रही होती तो वो निकाल के तो बैलेंस कर ही देता मैं उस टाइम पे तो। लेकिन वैसे ठीक है, इसका मतलब हम यही अज्यूम कर लेंगे कि भाई इसने जितना भी डिबेंचर इंटरेस्ट था वो सारा पे किया हुआ था, सही है, कोई अक्रूड नहीं था, यानी कि अदर पेबल्स के अंदर इसको मेंशन नहीं करते, सही। डन हो गया। तो फिर ये कितना आ जाएगा? ये तो फिर वही रहेगा ना 2200, ठीक है। चलो 2200 टोटल निकाल लो, कितना आ रहा है? 39। सही है, ये हमारे पास बैलेंस आ गया इसका। देख लो भाई इसको। क्योंकि यूजुअली जब लोन इंटरेस्ट के बारे में एग्जाम्पल खामोश होता है ना, तो आपको खुद वो कैलकुलेट करना पड़ता है, या तो वो परसेंटेज ही नहीं देता, उसने आगे 6% भी लिखा हुआ है, इस वजह से कंफ्यूजिंग वाली बात है। अगर परसेंटेज नहीं देता फिर हम बोलते कि भाई जितना है वो पे हुआ हुआ ही होगा, सही है। जैसे पिछला वाला सवाल था आसिक वाला, तो मैंने उसमें भी तुम लोगों से पूछा था क्या इंटरेस्ट की परसेंटेज दी हुई है, तो उसके अंदर नहीं दी हुई थी, तो मैंने बोला 300 डायरेक्ट लिख दो, ऐसा ही था। यहाँ पे उसने परसेंटेज थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ यार ताकि सही हो जाए। 397275। खैर एरर तो उसने जो बता दिया था हमने वो एरर तो रिकॉर्ड कर लिए। लोन के बारे में कोई एरर भी नहीं था तो देयरफॉर हमने उसने उसको छेड़ा भी। ये हमारे पास शेयर कैपिटल एंड लायबिलिटी का भी, और ये हम लोगों ने पूरा कर दिया, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई लास्ट क्वेश्चन किस पर डिपेंडेंट है? रेशियो के ऊपर है, ठीक है। रेशियो एनालिसिस आ गया। चलो भाई रेशियो एनालिसिस को देखते हैं, सवाल को पढ़ते हैं। नाजिर है कोई मेरे ख्याल से, and owns a wholesale business and has prepared draft financial statement for the year ended 30th June 2020, his final year, his first year of trading, final year। अच्छा यार अब देखो जरा, first year of trading में क्या हुआ? After the preparation of these financial statements, some errors were discovered, कुछ errors पता लगे। number 1, complete the table to indicate the effect of each error, okay, on the profit for the year and on the working capital, okay। profit तो आपको पता है क्या होता है, नेट प्रॉफिट, इनकम स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा किस पे इफेक्ट बोल रहा है? वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब इसका मतलब अगर एसेट्स बढ़ेंगे तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, और अगर लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो वर्किंग कैपिटल कम होगा। इसी तरीके से एसेट्स अगर कम होंगे तो भी वर्किंग कैपिटल कम होगा, और लायबिलिटीज कम होंगी तो फिर क्या होगा? बढ़ेगा, तो बढ़ जाएगा। सही, एसेट माइनस लायबिलिटीज फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा ठीक पढ़ते, ये क्या बोलता है? राइट, अंडरस्टैंड, अब वो सॉरी अंडरस्टेटेड, ओवरस्टेटेड और नो इफेक्ट। थोड़ी ब्राइटनेस कम करो। अच्छा भाई बोलता है द फर्स्ट वन हैज बीन कंप्लीटेड एज एन एग्जांपल, ठीक है, पहला वाला उन्होंने करके दिया। बोलता है इफेक्ट ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड वर्किंग कैपिटल। डायरेक्ट दूसरा पढ़ना शुरू करते हैं। नो एडजस्टमेंट हैज बीन मेड फॉर इंश्योरेंस प्रीपेड। इंश्योरेंस प्रीपेड आपने रिकॉर्ड नहीं किया, इसका मतलब आपने अपना एक्सपेंसेस को क्या किया हुआ है, तो प्रॉफिट्स क्या हुए होंगे?
ठीक है, डन। वर्किंग कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तुमने एक करंट एसेट रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो करंट एसेट रिकॉर्ड नहीं किया हुआ तो करंट एसेट कम, तो वर्किंग कैपिटल में भी क्या इफेक्ट पड़ा हुआ है? कम हुए हुए, अंडरस्टैंड, डन। फिर उसके बाद बोलता है एन इररिकवरेबल डेट हैड नॉट बीन रिटन ऑफ, तो भाई प्रॉफिट्स क्या हुए हुए? ओवर स्टेटेड बड़े। वर्किंग कैपिटल क्या हुआ होगा? वो भी ओवर स्टेट हुआ होगा। क्यों? ट्रेड नहीं बढ़े होंगे आपके, सही है, वहीं से माइनस करते हो। आगे बोलता है नो रिकॉर्ड हैड बीन मेड फॉर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इन कैश। ओके, तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नो इफेक्ट। वर्किंग कैपिटल क्या हुआ होगा? बढ़ा हुआ होगा, कम हुआ होगा? क्यों? नो रिकॉर्ड हैड बीन मेड फॉर एडिशनल, क्या हुआ? तो कैश कम हुआ है, तो वर्किंग कैपिटल कम, क्योंकि एसेट कम, डन। फिर उसके बाद बोलता है क्लोजिंग इन्वेंटरी हैड बीन ओवरकास्टेड, प्रॉफिट क्या होगा? ओवरस्टेटेड। और वर्किंग कैपिटल क्या होगा? क्योंकि करंट एसेट बढ़े हुए होंगे। ये फालतू सी चीज के 8 मार्क्स दे रहा था, सही। आगे बढ़े, क्या ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ इसका? Purchase of non-current asset and its depreciation was not recorded in the accounts. अब कहाँ इफेक्ट पड़ रहा है? Purchase of non-current asset and the depreciation of non-current asset is not recorded. Profits पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? Profits overstate हुए और प्रॉफिट ओवरस्टेट हुए हुए ना, और तुमने एसेट खरीदा हुआ है, अब वो तुमने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, वर्किंग कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? अंडरस्टेट या ओवरस्टेट? क्यों बेटा? तो नॉन करंट रिकॉर्ड नहीं किया हुआ ना, वर्किंग कैपिटल में तो करंट आता है। नहीं, रिलेशंस दिखा रहा हूँ ना तुम लोग जब ऐसी बात कर रहे हो भाई, ये दिमाग में एक चीज नहीं बिठा लेना कि भाई ये ऐसे नहीं होगा हमेशा, ये भी ओवरस्टेट है तो वो भी ओवरस्टेट, ये भी अंडरस्टेट, नहीं भाई, ऐसा नहीं सोचेंगे आप लोग, सही है। अच्छा जी, ऐसे कभी ना पढ़ा है रट्टे में ना, बात को समझ के पढ़ा। आगे सुने जरा, आगे क्या बोलता है? आफ्टर करेक्टिंग द एरर, आप जो है वो एक एरर करेक्ट करने के बाद, पता नहीं ऊपर जो भी थे, नाजिम completed his result with those of his brother Aziz who has a similar business. Okay, अच्छा, ये यहाँ पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। करंट रेशियो, करंट रेशियो सबसे पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। एसेट टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट लेकिन एक्सेप्ट इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, डन। फिर रिटर्न कैपिटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट नॉट नेट प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉय, ठीक है। ये हमने गलती समझे से फॉर्मूला ऐसे लिख दिया ताकि हमारे दिमाग में फॉर्मूला आ जाए। अच्छा, ये आप देखो, बोलता है नाजिम भाई है, नाजिम भाई का पहला आया है करंट रेशियो 1.7:1 एंड 2.1:1, ठीक है। दूसरा 0.7:1 एंड 1.28:1, ओके। यानी कि जब इसने करंट एसेट निकाले हैं तो करंट एसेट निकालने से सिग्निफिकेंट फॉल आया है इसके क्विक रेशियो के अंदर, सही है। यानी कि इसने जो इन्वेंट्री है जब निकाल के सॉल्व किया सवाल को, सही है, इन्वेंट्री निकाल के, तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट फॉल आया है। कभी भी तुम ऐसे देखो ना कि करंट रेशियो बड़ा आ रहा है लेकिन एसेट टेस्ट रेशियो छोटा आ रहा है, इसका मतलब इसने बहुत ज्यादा इन्वेंट्री अपने पास होल्ड करके रखी है, इसका मतलब ये होगा, क्योंकि जब इसने इन्वेंट्री को बाहर निकाला तो फिर इसका आंसर कम हो गया। बात समझ रहे? अच्छा जी, और उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13% और 15%। अगेन या तो प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे या इन्वेस्टमेंट के बारे में। अजीज का क्या सीन है?
स्टिल अजीज फिर भी तो पॉजिटिव के अंदर तो बैठा हुआ है, उसके बाद फिर भी 1 रुपए की लायबिलिटी पे करने के लिए 1 रुपए की लायबिलिटी पे करने के लिए 1.2 मौजूद तो है, इसके बाद तो 1 रुपए की लायबिलिटी पे करने के लिए 0.7 मौजूद है। बुरे हालात में ये है, वो थोड़ी है, उसका तो ये आइडल रेशियो है, सही है, 1 से ऊपर जो भी आ रहा है वो आइडल रेशियो है, क्योंकि वो ऐसे टेस्ट निकाल रहा हुआ। खैर, सजेस्ट 2 रीजंस फॉर द डिफरेंस इन ईच रेशियो, ठीक है। नंबर 1 करंट रेशियो, सजेस्ट करने हैं 2 रीजंस कि ये इनके रेशियो में डिफरेंस क्यों आ रहा है, आपने ये सजेस्ट करना है, और तो सजेस्ट नहीं करना, इन दोनों के रेशियो में डिफरेंस क्यों आ रहा है। हाँ जी भाई, इसका मतलब ये हो गया कि अजीज के पास जो है वो करंट एसेट ज्यादा है, किससे, नाजिम से। या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि नाजिम के पास करंट एवरेज ज्यादा है अजीज से। इसके अलावा तो और कोई मतलब हो ही नहीं सकता, सही है, इसके अलावा और तो कोई मतलब हो नहीं सकता। अब भाई उसने हो सकता है इसी तरीके से बात की हो, या उसने अगर किसी और तरीके से लिख दिया तो कुछ और करना पड़ेगा। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? ओके, अजीज हैज मोर करंट एसेट्स, मोर इन्वेंटरी, मोर ट्रेड रिसीवेबल, मोर कैश। मोर करंट एसेट भी बोल देता तो सही था ना, ठीक है। अजीज हैज लेस करंट लायबिलिटीज, अच्छा हम लोगों ने बोला था कि नाजिम हैज मोर करंट लायबिलिटीज, वो बोल रहा है अजीज हैज लेस करंट लायबिलिटीज, मतलब ऐसे ऐसे काम जैसे भी आप पकड़े, उसने वो यही बात करी है, डन हो गई बात। अच्छा जी, उसके बाद फिर दूसरा रेशियो किसके बारे में बोल रहा है? यार एक काम करते हैं ना, एक मिनट एक अच्छा काम करते हैं। नहीं यार ये अच्छा भाई वापस आ जाओगे, हम लोग कहाँ थे? ओके यहाँ पे थे। अच्छा उसके बाद फिर बात करते हैं एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो का क्या मतलब नजर आ रहा है भाई? एसिड टेस्ट रेशियो किसका बेहतर था? अजीज का बनस्बत उसके। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो अजीज भाई हैं इन्होंने ज्यादा इन्वेंट्री होल्ड करके रखी हुई है, पहली बात, ज्यादा इन्वेंट्री है। दूसरा जो बंदा है उसके पास क्या है? कम इन्वेंट्री है। और क्या इफेक्ट है? और किस तरह से ये आंसर आ रहा होगा? यार आपने आंसर सोचने के लिए मैं आपको बड़ा आसान तरीका बता सकता हूँ, न्यूमरेटर देखो डिनोमिनेटर देखो। तो इसके अंदर क्या है? इसके पास ज्यादा क्या है? करंट एसेट जो है वो नाजिम ने अपने पास ज्यादा रखे हुए थे, सही है, देयरफॉर इसका आंसर नेगेटिव में चला गया, यानी ये 0.7 पे पहुंच गया, क्योंकि इसके पास करंट एसेट क्या थे? ज्यादा थे। दूसरा आंसर क्या आ सकता है? जो आपका अजीज है इसके पास लायबिलिटीज कम थी, इसकी वजह से भी ये आंसर आ सकता है। बात समझ आई? तो आपको खाली इफेक्ट ही तो बताने हैं, तो आप ये 2 इफेक्ट लिख देंगे, पीछे भी यही लिखे हुए होंगे। उसके बाद फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा? क्यों ये आंसर्स आए हैं रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड के? पहले कितना आया? 15 अजीज का, और नाजिम का आया 13.6% आया है। भाई ये रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो नाजिम का क्यों गिरा हुआ है बताओ? एक्सपेंस कंट्रोल बेहतर नहीं होगा, सेल्स कम हुई होगी, और हो सकता है सामान ज्यादा में खरीदा हो, सही है, ये भी एक रीजन हो सकता है। क्या? बहुत सारी चीजें, तो वो उनमें से आप कोई भी ले सकते हो, उसके अंदर कोई ऐसा खास मसला नहीं है। तो इसके अंदर तो इसने 2-2 मार्क्स के लिए बस यही पूछा हुआ था कि देख के बता दो कि भाई ये जो रेशियोज बड़े या छोटे आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं। इसमें और कोई खास कमेंटिंग नहीं मांगी थी उसने, बस वो ये बोला था कि इफेक्ट बता दो देख के, तो वो इफेक्ट बता दिए कि रीजंस क्या है, क्या हो सकता है। अच्छा फिर क्या बोलता है ये नाजिम? ओके, Nazim discovered that his rate of inventory turnover times was also lower than Aziz. नाजिम ने ये देखा कि उसका जो रेट ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर है अजीज से कम है। अजीज तो उसका भाई था ना, तो ये तो बड़ा, वो तो हमने वैसे ही देख लिया था ना कि इसके पास इन्वेंटरी ज्यादा है। तो इन्वेंटरी ज्यादा होने की वजह से, परचेजिंग ज्यादा करने की वजह से सामान देर में बिकेगा। जब देर में सामान बिकेगा तो दोबारा लाने में देर लगेगी, तो रेट ऑफ टर्नओवर कम हो जाएगा। मतलब यही है। तो इसका आंसर तो बड़ा सिंपल सा है कि बिकॉज ही हैज मोर इन्वेंटरी देन अजीज, दैट्स व्हाई। सही है। वो क्या बोल रहा है जरा मार्केट में भी देखो, यही बात बोलेगा, इसके अलावा क्या बोल सकता है?
यही बात कर रहा है, सही है। लोअर सेल भी सही बात कर रहा है वो, अगर सेल भी कम होगी तो भी रेट ऑफ इन्वेंट्री कम होगा, क्योंकि सेल अगर देर से हो रही है तो ला रहा भी देर से है सामान, तो रेट ऑफ इन्वेंट्री होता ही क्या था, लाया और बेचा वन टाइम, फिर लाया और बेचा टू टाइम। तो अगर ज्यादा ले आया तो भी इन्वेंट्री टर्नओवर गिर जाएगा, या सेल्स गिर गई तो भी रेट ऑफ टर्नओवर कम हो जाएगा। अच्छा भाई, अब ये इस पार्ट के अंदर क्या बोलता है, सुनो भाई ये क्वेश्चन, नाजिम इज कंसर्न अबाउट द लेंथ ऑफ टाइम ऑफ क्रेडिट कस्टमर आर टेकिंग टू पे देयर अकाउंट्स। ओके, ट्रेड रिसीवेबल्स की बारे में बात कर रहा है। अच्छा भाई एक सेकंड रुकना जरा। अच्छा भाई, और बोलता है कि वो अपना कंसर्न है अपने कस्टमर्स को लेके, क्योंकि वो डिले पेमेंट कर रहे हैं। He is considering operating a strict credit control requiring customers to pay within 30 days. Advise नाज़िम, वैसे ऐसे सवालों की पहले ही बात हो चुकी है। Whether or not he should introduce the strict credit policy, justify your answer by providing two advantages and two disadvantages. देखो यार, सबसे पहली चीज, अगर ये स्ट्रिक्ट पॉलिसी करता है, जल्दी पैसा रिकवर करता है, तो चांसेस ऑफ या पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट होना कम हो जाएगा, यानी कि बैड डेट कम से कम हो। डन। और क्या फायदा है, पैसा टाइमली इसके पास मौजूद होगा ताकि इस पैसे को कहीं और इस्तेमाल कर सके। और क्या फायदा है सब, जल्दी पेमेंट रिसीव करने से कम हो जाएगा ना, ये सब हो जाएगी। क्या करंट एसेट इंक्रीज हो जाएंगे, ये बोलो। एसिड टेस्ट रेशियो कैसे इंप्रूव हो जाएगा भाई, सोचो, जो तुम बोल रहे हो खुद सोचो। कैश का होता है करंट एसेट में, ट्रेड रिसीवेबल का होता है करंट एसेट के अंदर, तो एक से निकल के दूसरा में चला गया, रेशियो के ऊपर क्या इंपैक्ट आया, कोई इंपैक्ट नहीं आया, खुद ही गलत बोल रहे हो ना। और बताओ, सोचो। देखो आप लोगों ने ये बताया कि बेडेड होने के चांसेस कम हो जाएंगे, कैश ज्यादा मौजूद होगा, सही है। और क्या फायदे होंगे, टर्नओवर कम हो जाएगा, लिख सकते हो। लेकिन आप ये भी लिख सकते हो कि आप अपने सप्लायर्स को टाइमली पेमेंट करना शुरू कर दोगे, सही है। आपके बिजनेस के ऑपरेशंस जो है, सही है, वो डिले नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास लिक्विडिटी मौजूद होगी, आपके पास कैश मौजूद होगा, सही है। ये फायदे। नुकसानात क्या है, नुकसानात ये है, अच्छा चलो एक बात हो गई कि कस्टमर के साथ रिलेशन खराब हो जाएगी, और क्या नुकसान आता है, सेल्स गिर सकती है, बिल्कुल सेल्स डिक्रीज हो जाएगी, सेल्स गिरेंगी। और बताएं और क्या प्रॉब्लम हो, कस्टमर नाराज हो जाएगा, सेल्स गिर जाएंगी। और बताएं और क्या होगा। हम कर क्या रहे हैं, हम बोल रहे हैं कस्टमर को कि तुमने 30 दिन में पेमेंट करनी है। आपकी ये पॉलिसीज लगाने से जो क्या कहते हैं, क्रेडिट कंट्रोल की एक कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी, ये एक नुकसान है। सेल्स डिक्रीज हो सकती है, ये एक नुकसान है। कस्टमर से रिलेशनशिप खराब हो सकता है, ये एक नुकसान है। अब आप रेकमेंड क्या करें, एग्जामिनर को रेकमेंड भी करना है, तो मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ाई हुई है, आपके कोर्स में नहीं है लेकिन मैंने आपको रेशियोज में पढ़ाई हुई है, कैश ऑपरेटिंग साइकिल। कैश ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती थी कि मैं अपना सामान खरीदूं, ठीक है, यानी कि मैंने सप्लायर से सामान उठाया, फिर मैंने इसको बेचा, और फिर मैंने कस्टमर से पैसा रिसीव किया। अगर तो मैं इतना टाइम अवेलेबल है मेरे पास कि मैं सामान को खरीद के, बेच के और कस्टमर से पैसा रिसीव कर रहा हूँ सुकून से, और फिर मैं पेमेंट कर रहा हूँ अपने सप्लायर को, एज फार एज मेरी सप्लायर से पेमेंट डिले नहीं हो रही, यानी मेरी सप्लायर से बातचीत खराब नहीं हो रही, तो फिर मुझे कोई खास जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट क्रेडिट रूल लगाने का। मैं हो सकता है उनको 3 मंथ का पीरियड दे सकूं। हो सकता है कि मैं जब सामान खरीदता हूँ, ठीक है, तो मैं सामान खरीदा, 20 दिन लगे, या चलो ऐसे कर लो, मैंने सामान जब मैं गया इन्वेंट्री खरीदने के लिए, तो इन्वेंट्री मुझे खरीदने में लगे 20 दिन, लेट्स सपोज, चलो ऐसे रखते हैं। फिर उस इन्वेंट्री को मुझे बेचने में लगे 20 दिन,
सही है। और फिर ट्रेड रिसीवेबल से मैंने जो सामान ट्रेड रिसीवेबल से जो मैंने पैसा लेना है वो लगे 20 दिन, तो टोटल कितने दिन लग रहे हैं इस पीरियड के अंदर? 60 दिन लग रहे हैं। अब अगर मुझे अपने सप्लायर को पेमेंट 70 दिनों में करनी है तो फिर ये 60 दिन मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मुझे ये पेमेंट 50 दिनों में करनी है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? कस्टमर को बोलना पड़ेगा बेटा 20 दिन नहीं 10 दिन में पेमेंट करो, फिर मैं उसका टाइम पीरियड कम करूंगा। तो आपने सजेस्ट क्या करना है? आपने उसको ये बोलना है कि एज फार एज अगर आप अपने सप्लायर्स को टाइमली पेमेंट कर रहे हैं और आपके पास लिक्विडिटी क्राइसिस नहीं है तो आपको फिर क्रेडिट कंट्रोल, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट क्रेडिट कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। आप अपना कस्टमर को 2-3 मंथ्स का क्रेडिट टाइम पीरियड दे सकते हैं। उससे फायदा ये होगा कि आप अपनी सेल्स इंक्रीज कर जाओगे। उससे फायदा ये होगा कि इंक्रीज सेल्स होने से आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे और आपका कस्टमर से जो रिलेशनशिप है वो बेटर रहेगा। सही है। कस्टमर को जितना कम नाराज करोगे उतनी अच्छी बात है ना। बात समझ आती है? तो भाई ये इससे पहले वाले एक सवाल में तो ये था जो हम लोग कर रहे थे कि वो क्रेडिट में ना बेचे, सिर्फ कैश पे ही बेचो, तो वो तो और बड़ा भंड मार रहा था। हम तो उसको फिर भी बोल रहे हैं कि यार 30 डेज में भी अगर तुम्हारा सप्लायर लेट नहीं हो रहा और तुम टाइम और दे सकते हो कस्टमर को तो रिलीफ। हाँ उसमें बेडेड होने के चांसेस हैं, ये बात मैं मानता हूँ कि बेडेड होने के चांसेस हैं, लेकिन सिर्फ बेडेड के डर से मैं कस्टमर थोड़ी खो दूंगा। बात समझ आ रही है? बेडेड के डर से कस्टमर कौन खोता है? ये तो अजीब सी बात है। बात समझ आती है? तो ये इस तरीके से हम लोगों ने इसके अंदर बस इनके पॉइंट्स मेंशन करने और फिर ये हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। इनका आंसर चेक कर लेते हैं, इनका आंसर किस तरीके से लिखा हुआ है इन्होंने। लास्ट पार्ट है ना? ओके, तो पहला एडवांटेज लिखा हुआ है इन्होंने वही, कैश रिसीव अर्लियर, रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ इररिकवरेबल डेट्स, में रिड्यूस बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट चार्ज। एक इन्होंने एक्स्ट्रा बात लिख दी है कि अगर इनके पास जो है वो कस्टमर से जल्दी पैसा आएगा तो कैश मौजूद होगा। जब कैश मौजूद होगा तो ऑपरेशन करने में आसानी होगी, जो मैंने आप लोगों से बात बोली थी। अगर आपके पास कैश मौजूद नहीं है तो जो आपने ऑपरेशन कॉस्ट पे करनी है, रेंट, वेजेस, सैलरी, ये सारी चीजें जो आपने पे करनी है, वो पे करने के लिए आपको एक शॉर्ट टर्म लोन लेना पड़ेगा, ओवरड्राफ्ट, जिसके ऊपर चार्जेस देना पड़ सकते हैं। तो उसने बहुत आगे की बात कर दी, लेकिन हमने बोला था कि ऑपरेशन पूरे करने के लिए उसके पास पैसे मौजूद होंगे, तो सेम बात होती है। अच्छा, फिर आगे होता है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में लूज कस्टमर, में रिड्यूस सेल्स, विल इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एक कॉस्ट बढ़ जाएगी, एक खर्चा बढ़ जाएगा क्रेडिट कंट्रोल का जो मैंने बात करी थी, मे डैमेज रिलेशनशिप विद कस्टमर। अच्छा, अब ये दो बातें सेम लिखी हुई है इसमें, ये बात और ये बात के अंदर फर्क क्या है? मे लूज कस्टमर या मे डैमेज रिलेशनशिप, एक ही बात हो गई तकरीबन। सही है, बस उसमें एक पॉइंट बढ़ाने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से दो पॉइंट थे, तो 2 पॉइंट हमने ये बात कर ली थी, 2 पॉइंट हमने ये बात कर ली थी, और रिकमेंडेशन में आपको बता चुका हूँ, जो मार्केट स्कीम में नहीं देता, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने क्या बात करनी है उससे। ये देखना है कि अगर आपकी सप्लायर से पेमेंट डिले नहीं हो रही है और आपके पास कैश मौजूद होता है, सफिशिएंट कैश मौजूद होता है, तो कस्टमर को नाराज ना करें और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज ना रखें। हाँ, थोड़ी बहुत स्ट्रिक्टनेस रखें आप कस्टमर पे कि भाई आपने इतना टाइम पे पे कर देना है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं कर सकते कस्टमर। ठीक है? तो